हेलो मेरे बटर कप्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपके होस्ट तो बिल्कुल ठीक है। हम अपना नॉवल खूबसूरत इंतकाम पढ़ रहे हैं, जिसके राइटर का नाम है सूफिया कुरैशी। तो मुझे तो अभी तक नॉवल पढ़कर बहुत अच्छा लग रहा है। एक न्यू सी स्टोरी और मुझे बहुत इंप्रेस कर रही है। तो चलें बगैर इस इंतजार के आगे पढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। किस नंबर 5। मुर्तजा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नवारिद ने उनके ऑफिस में आने से पहले इजाजत चाहिए थी। अरे जोहेब, तुम आओ ना, तुम्हें कब से इजाजत लेने की जरूरत पड़ गई? मुर्तजा ने फाइल से नजर हटाकर मुस्कुरा कर कहा था। उन्हें जोहेब को अपने ऑफिस में देखकर खुशगवार हैरत सी हुई थी। भाई, तुम अब बड़े आदमी बन गए हो, इजाजत तो लेनी पड़ेगी अंदर आते हुए, उन्होंने हंसकर कहा था। उनसे मिलने मुर्तजा अपने चेयर से जल्दी से उठे थे। ऐसी बात नहीं है जोहेब, दोस्त तो दोस्त होता है, और दोस्ती में छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। और वैसे हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और बहुत जल्द एक दूसरे के समधी भी बनने वाले हैं। गर्म जोशी से गले मिलते हुए उन्होंने खुशी से कहा। मुर्तजा, मैं भी तुमसे इसी बारे में बात करने आया हूँ, ज़हेब ने संजीदगी से कहा। मुर्तजा ने उन्हें बैठने का इशारा किया था और खुद भी अपनी चेयर पर विराजमान हो गए थे। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? ज़हेब के चेहरे के संजीदा तासुरात के जेर असर थोड़ा आगे होके बैठे हुए वो हमतन गोश हुए। मुर्तजा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन तुम्हारा बेटा मेरी बेटी के साथ क्या करना चाह रहा है, मुझे वो बता दो। उनका लहजा थोड़ा सा था, समझ से बाहर तो उनके भी था। अब वो क्या जवाब देते? उन्हें के रजा का क्या करने को दिल है? वो गहरी सांस भरकर रह गए थे, फिर कुछ ठहर कर बोले। ज़ोहेब, वो चाहता है कि उसका निकाह मिनल के साथ हो, लेकिन उसे पता भी न चले। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, वो ऐसा क्यों चाहता है? उनका लहजा हनूज वही था। काम डाउन ज़हेब, रिलैक्स। मुर्तजा ने उन्हें ठंडा करने की कोशिश की थी। शीशे की मेज पर रखा पानी का गिलास उनकी तरफ बढ़ाया था, जो उन्होंने गुस्से से झटक दिया था। मुझे नहीं पीना, कंधे झुकाकर वो गिलास वापस मेज पर रख चुके थे। खैर, वो तो मुझे भी नहीं पता कि वैसा क्यों चाहता है। और ज़ोहेब, तुम्हें पता है कि वो अपनी बात किसी को बताता कब है? हर वक्त अपनी ही करता फिरता है। मुर्तजा, जो भी है, अगर उस सब से मेरी बेटी को इतना सा भी दुख पहुंचा ना, अपने बेटे को बता देना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ज़ोहेब, तुम्हें कुछ तो भरोसा होना चाहिए उस पर। वो उसे बिल्कुल भी दुख नहीं पहुंचाएगा। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। हाँ, तुम्हें भी हर बाप की तरह अपना बेटा भी दूध की धुला शरीफ ही लगेगा ना? उनकी बात पर वो हंसे थे। ज़ोहेब ने खफगी से उन्हें देखा था। क्या तो तुम सही रहे हो, लेकिन मेरा बेटा वाकई ऐसा नहीं है। मिनहल मोहब्बत है उसकी, और मिनहल को इतना सा भी दुख नहीं पहुंचाएगा। उसके इरादे बिल्कुल गलत नहीं, वरना मैं उसे बिल्कुल इजाजत नहीं देता इस सब के लिए। मुझे उसके कैसे भी इरादे हों, फिर भी मैं इन सब के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ। अगर उसे मेरी बेटी से निकाह करना है तो सीधे तरीके से करे। वो दो टोक लहजे में बोले। ओ हो, सुसर साहब आए हैं आज तो। उनके आवाज पर इन दोनों ने चौंक कर साथ उसे देखा था। कंधे पर कोट डाले वो वहां दाखिल हुआ था। आ गया शरीर। चेयर की बैग पर कोट डालकर वो खुश दिली से उनसे गले मिला था और चेयर घसीट कर वो उन्हीं के बराबर में बैठ गया था। रजा, तुम्हारे होने वाले ससुर तुमसे बहुत नाराज हैं। क्यों भाई? ससुर साहब, मुर्तजा के कहने पर उसने अचंभे से उन्हें देखते हुए हैरत से इस्तफसार किया था। अपने बाप ही से पूछ लो, क्योंकि मुझे तुमसे बात नहीं करनी। वो खफगी से चेहरे का रुख फेर कर उससे सख्त लहजे में बोला। डैड, उसने मुर्तजा को ना समझे वाले अंदाज में सवालिया नजरों से देखा था। रजा, ज़ोहेब चाहता है तुम मिनल से सीधे तरीके से निकाह करो। जी डैड, मैं कौन सा सर नीचे टांगे ऊपर करके निकाह करने वाला हूँ? जैसे सबका होता है, जाहिर है मैं भी वैसे ही करूंगा। उसने हंसकर कहते हुए अपनी बात का खुद ही मजा लिया था। मुट्ठी बनाकर लबों पर रखते अपनी हंसी जब्त करते हुए मुर्तजा ने उसे घूरा था। ज़ोहेब ने भी उसकी बात पर हैरत से उसे देखा था। इतनी सीरियस सिचुएशन में भी मजाक सोच रहा था। देख लो रजा अपने बेटे को। रजा को अभी भी इतनी हंसी आ रही थी, जिसको छुपाने के लिए उसे जल्दी से पानी का गिलास लबों से लगाया था। मैं जा रहा हूँ, तुम बाप बेटे एक ही जैसे हो। वो गुस्से से कहते हुए अपनी जगह से उठने ही लगा था, जब रजा घुटनों के बल उनके कदमों में जा बैठा था। ज़ोहेब अंकल, आप मुझे अपना बेटा मानते हैं तो आपको मुझ पर भरोसा भी करना चाहिए। मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। मुझे पता है ये सब कुछ करने का तरीका गलत है, लेकिन मेरे इरादे बहुत हैं कि आपको अपने बेटे पर इतना तो भरोसा होना चाहिए। मेरा ये सब करने के पीछे बहुत बड़ा मकसद है। क्या मकसद? उन्होंने बात के दरमियान में उलझ कर पूछा। वो मैं आपको नहीं बता सकता, वो प्राइवेट है, उसने कहते हुए इशारे से आंख विंक की थी। और वो जानते थे वो अपनी बातें किसी को नहीं बताता, इसलिए उन्होंने इसरार नहीं किया था। कोई फायदा नहीं था, वो बताता कब है? जैसे आपने मेरी वो बात मानी थी कि मिनल को पता नहीं लगना चाहिए कि वो प्रपोजल भेजने वाला रजा मुर्तजा कौन है, इस तरह आप उसके लिए भी राजी हो जाए प्लीज अंकल। वो इल्तिजाई हुआ। ठीक है, मैं राजी हूँ, ज़ेब ने उसे कहा। थैंक्स अंकल। वो खुश होते हुए पुरजोश अंदाज में उनसे लिपटा था। एकदम उसका चेहरा खुशी से तमतमा उठा था। अंकल, मेरा प्रॉमिस है आपसे, मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा, कभी हर्ट नहीं करूंगा। रजा, तुम खुश बाद में होना, अभी सिर्फ तुम्हारे ससुर माने हैं, लेकिन मेरी बहू अभी बाकी है। वो अभी तक मंगनी के लिए नहीं मानी, निकाह के लिए कैसे मानेगी? वो अभी तक इनकारी है। मुर्तजा बोले। डैड, वो उस रिश्ते के लिए इनकारी इसलिए है क्योंकि उसे पता नहीं है कि प्रपोजल भेजने वाला कौन है, और मैं यही चाहता हूँ उसे हमारे निकाह के बाद ही पता चले कि आखिर रजा मुर्तजा है कौन। और आप इसकी फिक्र मत करें, वो नहीं मान रही है तो उसका भी हल है मेरे पास। वो बहुत जल्द मेरी दस्तरस में होगी इंशाल्लाह। कितना कमीना दामाद मिला है मुझे, बाप के सामने ही उसकी बेटी के लिए मंसूबे बनाए जा रहे हैं। वो उसे घूर कर बोले थे। रजा जवाबन टिटाई से हंसा था। अंकल, आपकी बेटी ने ही मुझे ये सब करने पर मजबूर किया, वरना मैं बंदा बहुत नेक था। उसने मासूमियत से कहा, जैसे उससे ज्यादा शरीफ दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। अच्छा ये बताओ क्या लोगे? ठंडा गर्म उन्होंने कोल्ड ड्रेस कान से लगाते हुए उनसे पूछा था। बहुत जल्दी ख्याल नहीं आ गया मुझसे तुम्हें मेहमानबाजी का? ऐसा करते मेरे जाने के बाद ही फोन करके पूछ लेते ज़ोहेब कि उससे तरह से कहने पर दोनों ही हंस पड़े थे। प्रीशा को अभी मुझसे काम करवाना था। क्या था अगर वो मुझे पूरा सैंडविच खाने देती? वो स्टोर रूम का ताला खोलते हुए साथ प्रीशा को सख्त सच भी सुना रही थी। उसे खाते वक्त कोई काम बोलते ही उसका मूड खराब हो जाता था। अभी भी यही हुआ था। तूबा जो राबिया के हाथ के बने सैंडविच खाते हुए लुत्फ अंदोज हो रही थी, प्रीशा ने उसके हाथ से सैंडविच की प्लेट छीन कर उसे हर वक्त खाते रहने पर दो चार बातें सुनाकर
उसे डेक इकोसिस्टम ने स्टोर रूम में भेजा था, जो मैज और राबे की शादी के बाद इस्तेमाल ना होने की सूरत में स्टोर रूम में रख दिया गया था और अर्जम और ईशा की शादी के मौके पर गाने बजाने के लिए आप इस्तेमाल होना था। वही लेने परीक्षा ने उसे स्टोर रूम में भेजा था। दरवाजा खेलकर स्टोर रूम में दाखिल होते ही उसका फुल ग्रुप अंधेरे ने उसका इस्तकबाल किया था। दीवार पर हाथ से उसने स्विच बोर्ड को तलाशना चाहा था। स्विच पर हाथ लगते ही खटक की आवाज से मदम बल्ब की रोशनी वहां फैली थी। वहां मौजूद हर चीज मिट्टी में उठी हुई थी। यहाँ घर का काट कबाड़ जमा था। गर्द के बाईस उसे खांसी भी उठी थी। जगह जगह मकड़ी के जाले लटक रहे थे। तोबा, यहाँ के हालात देखकर तो ऐसा लग रहा है कि स्टोर रूम कितनी सदियों से खुला ही नहीं। आउच, उसके पैरों से चूहा गुजरा था जब भी उसकी चीख निकली थी। वैसे तो वो गुमा पहलवान बनी घूमती थी, लेकिन इन चूहों छिपने से उसकी जान निकलती थी। पागल ने मुझे यहाँ भेज तो दिया और जगह ही नहीं बताई। कूफ के मारे उसका बुरा हाल था। मदम रोशनी में उसे इको डेक सिस्टम वाला बॉक्स ढूंढने के लिए मतलाशी नजरें दौड़ाई थी। जो प्रीशा ने बताया था वो एक डिब्बे में पैक है। एक तो ये बल्ब भी सही नहीं जल रहा। उसने वक्फे वक्फे से जल्दी बुझ होते बल्ब को कोसा था। शुक्र है मिल गया। जब भी उसकी नजर दीवार से लगी, वो सीधा से अलमारी के ऊपर एक खाकी रंग का बड़ा सा डिब्बा नजर आया था। लेकिन ये तो इतना ऊपर है, मेरा हाथ कैसे जाएगा। उसने अचक कर वो डिब्बा लेने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो उसकी पहुंच से दूर था। क्या करूं सोचते हुए नजर उसकी एक दरमियानी साइज की टेबल पर पड़ी थी। ये सही रहेगी। इसने टेबल खिसकाकर अलमारी से लगाई थी। टेबल पर लगी गिर्द उसके हाथ पर लग गई थी। हाथ झाड़ते हुए वो संभल कर टेबल पर चढ़ी थी। अब वो अलमारी के ऊपर रखे गए इकोटेक सिस्टम लेने वाले डब्बे के मुकाबिल थी। तूबा तो दी ग्रेट है, शाबाश, तूने कर दिखाया। उसका चेहरा खुशी से तुम्हारा हाथ अपना कंधा खुद ही फखर से थपथपाते हुए उसने खुद ही को शाबाश दी, जैसे बहुत बड़ा कारनामा सा अंजाम दिया। उसने डिब्बा लेने के लिए हाथ बढ़ाया था जब अलमारी में से एक मोटी सी छिपकली उस पर कूद गई थी। उसे देखकर एक दर्दनाक चीख उसके मुंह से निकली थी। दूसरे लम्बे वो जमीन पर बोझ थी। परीक्षा, तुम्हें जरूरत क्या थी उसे यहाँ भेजने की? क्या सोचेगी नाजिया? पहली बार मेरी बच्ची उनके घर गई है, उन्होंने उसे काम करवाया और उसे गिरा भी दिया। सलमा आधे घंटे से परीक्षा को डांटे जा रही थी। परीक्षा दोनों हाथ कुछ पर बांधे सर झुकाए मुद्दम अंदाज में उनकी डांस सुन रही थी। वो अपनी सफाई में कुछ कह भी नहीं पा रही थी। बोलती तो जब ना वो उसे बोलने का मौका देती, वो नॉन स्टॉप उसे सुनाई जा रही थी। उसकी चीख सुनकर सभी स्टोर रूम में मौजूद थे। तूबा पैर दोनों हाथों से सख्ती से दबोचे फर्श पर थरना मारे बैठी थी। दर्द से आंखों से आंसू तो अतर से निकल के उसकी गाल भगो रहे थे। तूबा, दिखाओ तो सही, कहीं ज्यादा चोट तो ही नहीं आई? उसके पास पंजों के बल बैठी मिन्हा ने परेशानी से पूछा। वो कोई जवाब दे रही और ना ही अपना पैर किसी को दिखा रही थी। हनू सख्ती से पैर थामे। हाय मेरा पाँव टूट गया, हाय मेरा पाँव टूट गया। रोते हुए पश्तों में दहाइयां भी दे रही। लगता है बच्चे के पाँव में मोच आई। उसके पाँव की लाली और सूजन के पेश नजर ज्यादा फिक्रमंदी से बोली, ईशा जरा इमाद को फोन करो, वो उसे डॉक्टर के पास ले जाएगा। दरवाजे के पास खड़ी ईशा ने सलमा से कहा। जी मम्मा। वो सादत मंदी से कहकर भाई इमाद को फोन करने जल्दी से बाहर निकली थी। अच्छा खड़ी तो हो? मिन्हल ने उसे वहीं बैठा देखकर बोली। मिन्हल, मुझसे नहीं खड़ा हुआ जाएगा, बहुत दर्द हो रहा है। उसने बेदर्दी से अपने आंसू साफ करते हुए कहा था। खड़ा तो होना पड़ेगा, मैंने माँ को फोन कर दिया, वो आता ही होगा। ईशा ने उसे अंदर आते हुए कहा। नहीं। नफी में सारी लाती हुई मुसलसल रोई जा रही थी कि मुझे खड़ा नहीं होना। दर्द के मारे उसके पाँव में ठिसे उठ रही थी। इमाद भाई आ गए। पोर से इमाद की गाड़ी की हॉर्न की आवाज सुनकर मिन्हल ने इतला दी। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाएगा, बहुत दर्द हो रहा है। तूबा की एक ही रटती, मैं घर में ही आयोडेक्स लगा लूंगी। तूबा बेटा, डॉक्टर तुम्हारा सही इलाज कर देगा, चली जाओ से सलमा ने कहा। नहीं आंटी, मुझे नहीं जाना, ये ऐसे नहीं मानेगी। आखिर ईशा मीना ने खुद ही उसे सारा देकर खड़ा किया था। आउच, खड़े होते हुए बेख्तियार उसके मुंह से सिसकी निकली थी और आंसू में पहले से ज्यादा रवानी आ गई थी। रो रखकर उसका सारा मेकअप धुल चुका था। बुरी खूबसूरत आंखों में सजा काजल भी मीठा मीठा सा हो गया था। पास रखे टिश्यू बॉक्स में से वो कितने टिश्यू निकालकर आंसू और नाक पहुंच कर फेंक चुकी थी। रोने से नाक भी धाई सुर्ख हो गई थी। साथ हाथ में पकड़े चिप्स के पैकेट में से थोड़ी थोड़ी देर बाद वो चिप्स भी खाई जा रही थी, जो उसे माद नहीं दिलवाई थी। लेकिन आंसू तो थमने का नाम ही ले रहे थे। पाँव में दर्द की शिद्दत से बह निकले जा रही थी। क्या हाँ रह गया है? अरेज मोबाइल कान से लगाए वो पूरे कमरे में चक्कर काटते हुए कब से उसे फोन मिला रहा था। मुसलसल रिंग पर रिंग जा रही थी, लेकिन वो उसकी कॉल पिक नहीं कर रहा था। वो दोनों एक डेढ़ घंटे से उसके कैबिन में बैठे उसका इंतजार कर रहे थे, जिसका कुछ अता पता नहीं था। नर्स भी इन दोनों को उसके कैबिन में बिठाकर यही कैरी कर गई थी कि आप लोग यहाँ बैठे, डॉक्टर अरेज भी आते ही होंगे। इमाद को अब अरेज से ज्यादा तूबा पर गुस्सा आ रहा था, जिससे रो रखकर उनके सर में दर्द कर रखा था। एक तो रोना, ऊपर से परसों में पता नहीं वो क्या क्या बोले भी जा रही थी, जो इमाद की बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा था। मैथ्स की कॉज पर कॉज आई जा रही थी क्योंकि वो मीटिंग छोड़कर आया था। सॉरी मुझे देर हो गई। जब भी वो हमेशा की तरह व्हाइट डॉक्टर कोट में गले में स्टेथोस्कोप डाले वहां उजलत में दाखिल हुआ था। कमीने, क्या तू पेशावर चला गया था जो तूने आने में इतनी देर लगा दी? मात गुस्से में उसे पूछा था। मात को गुस्से में देखकर आलिस की हंसी छूटी थी, क्योंकि मात को बहुत कम गुस्सा आता था, लेकिन जब आता था तो सब उसे गुस्से से डरते थे। डॉक्टर कमरान को अचानक इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ गया था, इसलिए मैं उनकी शिफ्ट ले रहा था, रेज ने बताया। और तू बता, खैरियत के? आंटी का वापिस से बीपी हाई हो गया है जो तुम उन्हें जहां लाया? रेज ने पेशेंट काउच पर बैठी तुबा को देखकर पूछा था, जिसकी पुश उसकी जानी थी, इसलिए वो उसका चेहरा नहीं देख पाया था और वो उसे ज्यादा समझा था क्योंकि ज्यादा बीबी पेशेंट थी और वो चेकअप के लिए उसी के पास आती थी। नहीं यार, ये तुबा है, गिर गई है तो शायद देख इसके पाँव में मोच से नहीं आ गई। तुबा को अपने यहाँ देखकर उसे खुशगवार हैरसी हुई थी, जैसे देखकर वो पहली नजर में ही होश हो बैठा था। ये तुबा है? रेज हैरत बेयकीनी से उसे इस्तफसार कर रहा था। अबे हाँ ना, मैंने फारसी में तो नहीं बोला जो तुझे समझ नहीं आया। रेस चेयर का सीट कर काउच के करीब ही बैठ गया था। उसके बैठते ही तूबा ने भीगी पूरी आंखों से सस्ती सी निगाह उस पर डाली थी। रेस को उसकी आंखें समंदर रसी गहरी लगी थी। उसे लगा वो इन आंखों में डूब जाएगा। वो उसे देखकर चुम की जरूर थी। उसे पहली मुलाकात
आई थी। अरेस, हाय आई एम डॉक्टर अरेस। काफी दोस्ताना अंदाज में उसने मुसाफा के लिए अपना हाथ आगे किया था। ईमान ने अरेस को गुस्से से देखा था। उसने उसको क्या करने को कहा था, वो अपना इंट्रोडक्शन करवा रहा था। अबे ढक्कन, अपना तारुफ बाद में करवा लेना, अभी तो इसका चेकअप कर। जी वैसे आपको हुआ क्या है? सीने पर हाथ बांधे वो उसे नजरों के आसार में लिए चेयर की बैग से टेक लगाए संजीदगी से पूछ रहा था। काश तुम भी मुझे पाने की चाह करे, काश तू भी मुझे पाने की चाह करे और मैं ना मिलूं तुझे जैसे तू ना मिला था मुझे। रोकर रोकर उसका सारा मेकअप अब धुल चुका था। बुरी खूबसूरत आंखों में सजा काजल भी मीठा मीठा सा हो गया था। ये वो ऊपर वाला ही दोबारा लिखा हुआ नीचे आ गया। चले हम इसको छोड़ते हैं और नेक्स्ट पर जाते हैं। वही मात भाई ने तुझे भी बताया तो है कि हम गिर गया है, तू बहरा होने के साथ अंदर भी है क्या जो तुझे दिखाई नहीं दे रहा? हमारे पैर पर चोट लगी है तो फिर पूछ क्यों रहा है? टिश्यू पेपर से आंसू सुर्ख होती नाक को पूछते हुए वो उस पर एक तीखी नजर डालते हुए उसने अपने काऊ से नीचे लटके लाल और सूजे पैर की तरफ इशारा करते हुए बोली थी। नफी में साथ झटक कर वो खुशमगीन निगाह उन दोनों पर डालते हुए वहां से सिग्नल न आने की वजह से मैं से कॉल पिक करने कैबिन से बाहर निकल गया था, क्योंकि वो अंदाजा लगा चुका था तकरीबन दोनों ही एक जैसे मिल गए थे और उसका उन दोनों में कोई काम ही नहीं था। अरेस हक तक रह गया था। वो पहली मुलाकात में बखूबी अंदाजा लगा चुका था कि मसूफा जुबान की, लेकिन पैर पर लगी हुई चोट की वजह से उठते दर्द के बायस भी उसकी जुबान में कोई फर्क ना आया था। वही तेज तंग तलक लहजा और उसकी तहजीब तमीज से आरी लहजे की तो क्या ही शिकायत करता। मुकाबिल की आंखों में अखलकत खून उतर आया था। जबड़े इंतहाई सख्त अंदाज में भीन चुके थे। गुस्से से चेहरा धुआं धुआं हो गया था। किसी की पहली जरूरत होगी जिसने अरेज जैदी खान से इस तरह बात की होगी। न जाने क्यों वो जब्त कर गया था। शायद तुबा को लेकर दिल कोई नदानी कर बैठा था। चाहते हुए भी वो कोई जवाबी हमला नहीं कर पाया था, वरना अगर मुकाबिल तुबा की बजाय कोई दूसरा शख्स होता ना था वो अब तक उसकी गद्दी से जुबान खींच चुका होता। दर्द से अभी भी आंसुओं से लबरेज भीगी होती भूरी आंखों ने भी एक लम्हे के लिए सहम कर उसके चेहरे के बदलते इंतहाई सख्त तासुरात को देखा था, जो काफी सख्त थे। हाँ, वो मलका हुसैन थी जिसने रेस जैसे अकड़ू बंदे को मबहूत करके रख दिया था, जिसने आज तक किसी लड़की को आंख उठाकर देखना भी गवारा नहीं किया। और उस स्टोन मैन पर कितनी लड़कियां फिदा थी और वह लड़कियों से ऐसे दूर भागता था जैसे उन्हें छूत की बीमारी हो। फिर खुद को कंपोज करते हुए उसने मुश्किल खुद पर जब्त किया था। ओह अच्छा, तो आप गिरी होंगी। होठों को गोल करके उसने अच्छा खासा लंबा खींचा था। असल में मैं सुकून से गहरी नींद सो रहा था, शायद जब आप गिरी होंगी। जो मैं हड़बड़ाकर नींद से उठ बैठा और जज्ला समझकर बाहर भागा और जल्दी से टीवी खोलकर न्यूज चैनल लगाकर देखा, लेकिन उसमें तो जज्ले के मुताबिक कोई खबर नहीं थी। आप मुझे पूरी बात समझ आई जब आप गिरी थी, जिसके झटके दूर दूर तक महसूस किए गए थे और मैं उस जज्ला समझ रहा था। वो हंसते हुए तमस्कुराना अंदाज में कह रहा था, तुबा की रगें तन गई थी, तीखे चतूनों वो उसे देख रही थी और इसका बदला बेबाक हो गया था। वैसे मिस तुबा, वैसे आप गिरी कैसे? वो अब हंसी पर काबू पाते हुए काफी संजीदगी से पूछ रहा था और साथ उसका नरम गदास सुर्ख सफेद पांव अपने मजबूत हाथों में थाम कर अपने घुटनों पर रखा था और इस अमल से उसके पांव में दर्द की दोहरी लहर उठती हुई महसूस हुई थी। सर दर्द होने की वजह से वो कुछ देर आराम के घर से अभी ऑफिस से आया ही था। उसे घर आया भी कुछ देर ही हुई थी जब फिर ऑफिस से उसे जरूरी मीटिंग अटेंड करने के लिए कॉल आई थी। न चार उसे वापस ऑफिस जाने के लिए उठना ही पड़ा। मुलाजमा को के बाद वो शॉवर लेकर तबीयत में कुछ बेहतरी महसूस कर रहा था। टेबल पर रखा परफ्यूम उठाकर उसने खुद पर स्प्रे किया था। ड्रेसिंग के का दावर मिरर के सामने चेक शेड फॉन कलर के 3 पीस जो उसके भरपूर मर्दाना वजाहत पर खूब जच रहा था। वापस जाने के लिए नक्शा बिल्कुल तैयार था और उस पर उसके मगरूर तने नकुश उसकी शान में मजीद इजाफा कर रहे थे। अपनी चमकती स्याह कांच जैसी आंखों से उसने एक तहराना सी नजर मिरर में आते अपने एक्स को देखते हुए अपनी तैयारी पर डाली थी। सामने मिरर में अपनी सैर अंगेज शख्सियत पर नजर डालते हुए कुछ सोचते हुए उसके लबों पर दिलफरेब मुस्कुराहट उठी थी। फिर साथ झटक कर वो टेबल पर रखी घड़ी उठाकर अपनी सुर्ख सफेद चौड़ी कलाई में बांधे लगा था। जब भी कमरे के खुले दरवाजे से वो दाखिल हुई थी, हमेशा की तरह उसके कमरे की ना गैर हालत देखकर उसकी तरफ गुस्से से देखा था। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही तो इस कमरे को मुलाजमा से सिमटवाया था, फिर वापिस ऐसा लग रहा था कि जैसे सदियां गुजर गई हो और कभी यहाँ की सफाई हुई ना हो। सारे वार्डरोब पे कपड़े कालीन पर रोने का फरोज फरमा रहे थे तो कुछ बेड पर आराम फरमा रहे थे। अजीब ही हाल बनाकर रखा था वो अपने कमरे का और वो खुद काफी नफीस और सफाई पसंद थी। ना जाने ये किस पर चला गया था। ये सब फैलावा उन्हें नागवार गुजरता था। वो सर झटक कर उसे मुखातिब हुई। वो जो उससे कहने आई थी ये सब देखकर भूल ही गई थी। रजा, तुम्हें पता है कुछ दिन बाद अजम की शादी है? जी पता है। उसने बालों में ब्रश फेरकर जवाब दिया। मैं तुमसे नहीं पूछ रही कि तुम्हें पता है नहीं। तुमने उसकी शादी के लिए अपने लिए शॉपिंग शुरू कर दी है? मोम, अभी तो दिन है और मुझे कौन सा गरारे शरारे करवाने हैं। यही 2-4 मेरे पास फटी हुई पुरानी पैंट्स और शर्टें पड़ी हैं जिन्हें रिपेयरिंग करवाकर गाय सोप से मांझकर एक दो धमुके मारकर धो लूंगा और इस्त्री करके पहन जाऊंगा। उसके पास हमेशा की तरह वही लापरवाह सा बेनियाजी से जवाब आया था। रजा, कोई जरूरत नहीं है उजड़े हुए हुलिये में अजम की शादी में जाने की। कुछ ढंग का ले लेना अपने लिए। माम, रजा मुर्जा को दिखावे करने का कोई शौक नहीं, ना ही वो बहरूपिया बन सकता है। जो पहनता हूँ मैं वही पहनकर जाऊंगा उसकी शादी में भी। ब्रश टेबल पर रखकर कहते हुए वो उनकी तरफ मुड़ा था। रजा, तुमसे बात ही करना बेकार है। जब भी मैं तुमसे बात करती हूँ ना मुझे अपने दिमाग की चोले हिलती हुई महसूस होती है। मेरी बला से तुम कुछ पहन कर ही ना जाओ। माँ, मुझे उसमें कोई भी मसला नहीं है, लेकिन वहाँ कमजोर दिल के हजार भी मौजूद होंगे। मुझे कुछ ना पहने देखकर कहीं उन्हें हार्ट अटैक ना आ जाए। वो शरारत से भरपूर संजीदगी का मुजाहरा करते हुए बोला था। जवाबन वो उसको घूरी से नवाजते हुए कमरे से ही निकल गई थी। मेरी बात करने से आपको अपना दिमाग क्यों हिलता हुआ महसूस होता है? हालांकि मैं तो कोई ऐसी बात नहीं करता। उसने कंधे उचकाए फिर बालों में टेबल पर रखा एयर स्प्रे उठाकर करने लगा था। पैर के अंगूठे को चुटकी से पकड़कर थोड़ा सा हिला जुलाकर उसने मुआयना करना चाहा। बेख्तियार तुबा के मुंह से सिसकी निकली थी और अभी भी अरेज की झुकी उठती निगाहें उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। अरेज ने हिला जुलाकर मुतमिन से अंदाज में उसका पैर छोड़ दिया। वो अंदाजा लगा चुका था इतना मेजर मसला नहीं था जितना तुबा ने वह वेला मचाया हुआ था। सिर्फ हल्की सी मोच आई थी बस, और वो जब भी उसका पैर मोड़कर
फिर जोर से झटक कर सीधा करके पैर की मोच भी निकाल चुका था। उसे पता भी नहीं चला था। उसके सवाल पर वो चंद सानिया कुछ बोल नहीं सकी, क्योंकि उसके ज़हन के पर्दे में यही चल रहा था कि अगर वो उसे बता दे कि छिपकली से डर कर यह हादसा पेश आया, यकीनन वो उसका मजाक बनाता और तूबा वजदान खान पर कोई हंसे, उसके अना को यह बात बिल्कुल मंजूर ना थी। तूबा वजदान खान एक छिपकली से डर गई। अरेज मुतज़िर नजरों से उसकी आंखों में ही देख रहा था। ऐसा कैसा सहर था इन आंखों में जो उसे जकड़ रहा था। हम आपको जवाबदार नहीं है। जवाब हमेशा की तरह तीखे लहजे में आया था। हम थोड़े तमीज के दायरे में, आप बस जल्दी से मेरे पैर की ड्रेसिंग कर दे। उसकी बात पर वो मगम सा मुस्कुराते हुए थोड़ा आगे होकर बैठा था। मत बताएं, आपकी मर्जी। उसने कंधे उचकाए। जैसे भी गिरी, खैर है शुक्र किसी नजरों से नहीं गिरी, वरना उठना मुश्किल हो जाता, इतनी मोटी जो हो। अरेस ने कदरे धीमी आवाज में खुद से कहा था, अगर तूबा सुन लेती तो शायद उसकी नाक तो वो अभी तक तोड़ ही चुकी होती। ओए क्या बैठे बैठे मुराकबे में चले गए हो? जल्दी से हमारे पाँव की जल्दी से ड्रेसिंग करवाओ। हनूज वैसे ही बैठे देकर उसने हाकमिया लहजा सादर किया था। वो अभी भी उस बात से बेखबर थी कि उसके पाँव की मोच निकल चुकी है। ताहम अरेस का हाथ काफी हल्का था, जो उसे मोच निकलते हुए पता ही नहीं चला था, और ना ही अरेस ने उसे बताया था, क्योंकि वो उसे थोड़ा तंग करने का इरादा रखता था। मिस तूबा, ट्रीटमेंट खासा लंबा, ड्रेसिंग के लिए कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि मुझे आपके पैर की सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी क्यों? तूबा को यह का झटका लगा था। सॉरी, मुझे बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है, आपके पैर में जहर फैल चुका है, हमें आपका पैर काटना पड़ेगा। वो लहजे को मुश्किल अफसोस में समोए बोल रहा था, वरना तूबा के खौफ से चेहरे के उड़े रंग देखकर उसे जोर जोर से हंसने का दिल चाह रहा था। तूबा सख्त निगाहों से बेयकीनी की कैफियत लिए कभी अपने पैर को तो कभी अरेस को देख रही थी, जो तूबा की हालत का मजा लेते हुए चेहरे पर कहीं संजीदगी तारी करने की कोशिश करते हुए अपनी हंसी पर मुश्किल जब्त कर रहा था। नहीं, वो जल्दी जल्दी नफी में सर हिलाते हुए बोली, हमें अपना पैर नहीं कटवाना, हम गिरा है, कोई सांप नहीं काटा जो हमारे पैर पर जहर फैल गया। उसकी आंखें जो अभी खुश हुई थी पैर काटने के खौफ से, फिर नमकीन पानियों से लबालब भर गई थी। सर्जरी तो आपको करवानी ही पड़ेगी। अगर आपने सर्जरी नहीं करवाई तो पूरा जहर आहिस्ता आहिस्ता आपके पूरे बॉडी में फैल जाएगा और वो ज्यादा मसला बन जाएगा। और मैंने नर्स से बोल दिया, वो सर्जिकल टूल लाती ही होगी। वो मजीद उसकी आंखों में डूबता कहते साथ उठकर अपने टेबल की तरफ आया था। अरे इसको अंदाजा नहीं था ये सोमो पर वैन इतनी जल्दी बेवकूफ बन जाएगी। पेपर वेट के नीचे से नोट पैड उठाकर वो एक हाथ टेबल पर रखे हल्का सा झुककर खड़े नोट पैड पर रवानी से कलम चलाने लगा था। वो साथ निगाहों से उसे ही देख रही थी। पैर कटने के सदमे से बुरा हाल था। प्लीज आप मेरा पैर मत काटिलते जाएं के साथ लहजे में शायद पहली बार नरमी भरती गई थी। सॉरी मिस तूबा, मैंने कहा ना, अगर पैर नहीं काटा तो ये जहर आपकी पूरी बॉडी में असर करेगा। वो उसकी तरफ मुड़कर कहते हुए फिर रुख मोड़ गया था और फिर से नोट पैड पर कलम चलाने लगा था। फिर सफा फाड़कर वो उस तक आया था। ये कुछ मेडिसिन है जो आपको सर्जरी के बाद लेनी है, आपको जरूर इफेक्टिव होंगी, और मैं कुछ हदायतें भी दे रहा हूँ जो आपको जरूर फॉलो करनी है। पूरे महीने तक आपको खाना तो बिल्कुल ही नहीं है, खाना सिर्फ पानी पर जिंदा रहना है। हाथ में लिए सफा उसको चेहरे के सामने किया। वो हल्का सा उसकी जानिब झुके, उसे बेवकूफ बनाने में कामयाब हो रहा था। क्या खाना नहीं खाना? वो भी महीने तक खाना न खाने के बाद पर अक्ट ज्यादा आवाज में बोली, गोया जैसे उसके सांस हलक में अटक गई हो, जो उसके लिए नामुमकिन सी बात थी। अब उसे पैर का कटवाना सही लग रहा था। पैर कटवाने वाली बात से ज्यादा उसे महीने तक खाना नहीं खाने वाली बात पर ज्यादा सदमा पहुंचा था। उमैद से बात करके वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। उमैद भाई प्लीज इनसे बोले ना मेरे पैर की सर्जरी मत करिए। तूबा ने उसे वहां तक देखकर रोते हुए कहा था। तूबा की बात वाली ईमान ने शॉर्ट ज्यादा न समझे वाले अंदाज में अरेज को देखा था। अरेज ने जल्दी से अपनी मुस्कुराहट छुपाई थी। अरेज ये क्या कह रहा है? कौन सी सर्जरी? मात भाई गिरने से हमारे पाँव में जहर फैल गया और ये कह रहे हैं उन्हें हमारा पैर काटना पड़ेगा। ओ पागल आदमी, गिरने से किसके पैर में जहर फैलता है? ईमान ने कड़े अंदाज में इस्तफसार किया। ईमान डॉक्टर तू है या मैं? अरेज ने उसे घूरा था। अरेज तू क्यों इस बेचारी को तंग कर रहा है? इसका चेहरा देख खौफ से कैसा हो रहा है। ईमान के कहने पर उसने धड़कनों को संभाल कर उसके चेहरे पर गहरी निगाह डाली थी, जो खौफ से वाकई सफेद पड़ गई थी। उसके चेहरे का रंग देखकर उसे खदशा हुआ कहीं ये खौफ से ही ना मर जाए। वो जानता था 80% लोगों को खौफ से ही मौत आ जाती है। उसे मजीद तंग करने का इरादा वो तर्क कर चुका था। मिस तूबा, मैं मजाक कर रहा था, आपका पैर बिल्कुल सही है, उसने हंसते हुए कहा। उसे कहने पर उसने अपने पैर को जंबिश दी थी, जो काफी देर से कांव से नीचे ही लटका हुआ था। इसमें ना आप सोजन थी, ना ही उसे दर्द महसूस हो रहा था, और मोच तो मैंने आपकी पहले ही निकाल दी थी। ये सब तो मैंने आपको तंग करने के लिए कहा था। वो हनूस हंसते हुए कह रहा था। तूबा, अगर इस पागल का हो गया हो तो तुम बाहर आ जाओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। इमारत अरेज को घूरते हुए तूबा से कहते हुए बाहर निकल गया था। वो मुठियां बेंच में खुद पर जब्त करते हुए काउ से उठी थी। अरे जैदी खान जो मुझसे पंगा लेता है वो अपनी मौत को दावा देता है, इसलिए मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर रही हूँ, शायद तुम्हें पता नहीं था। नेक्स्ट टाइम एहतियात बरतना, वरना मेरे हाथों अपनी मौत के जिम्मेदार खुद होगे। तहशील में उसकी शर्ट का कॉलर दबोचे हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर उसने उसे बेखौफी से अपनी बात से गोश गुजार किया था। उसके चेहरे के तासुरात के साथ आवाज में भी सख्ती दर आई थी और अरेज को उसकी गजाली आंखों से फिर जकड़ लिया था। वो उसकी बात चेहरे पर मुस्कुराहट लिए ऐसे सुन रहा था जैसे उसने उनकी शान में कसीदा पड़ा हो। इतने करीब से उसके चेहरे के एक एक नकूश में खोस आ गया था। मिसमराई सा वो बना पलक झपके देखे गया था। दूध जैसी रंगत जिसमें सुर्खी घुली हुई, बड़ी बड़ी भूरी गजाली आंखें जिस पर घनी पलकों का पहरा था, तीखी सतून नाक जिसकी जीनत चमकती नूसपन बनी हुई थी। सबसे ज्यादा दिलचस्पी से उसने गुस्से से भिंचे बाहम गुलाबी लबों को देखा था। अब उसके हवास साथ छोड़ने लगे थे। वो जज्बात में आकर कोई गलत कदम उठाना पर मुश्किल खुद पर कंट्रोल करते हुए उसने उस पर से नजर हटाने के बाद नजरों ने फिर उसके हाथ की मुसाफत तय की जिसने उसके गिरेबान तक आने की जुर्रत की थी। पहली मुलाकात में वो उसके माँ बाप तक आ गई थी और दूसरी में वो गिरेबान तक पहुंच गई थी। उसने दिल ही दिल में उसे खराज तहसीन बख्शा था। तुम्हारे इन खूबसूरत हाथों से तो मुझे रोज मरना मंजूर है। तूबा के बरक्स उसका अंदाज काफी दिलनशीन सा था। और वैसे तुमने मुझे मार ही तो दिया है, अब अपने दिल में दफनाने की जगह भी दे दो।
उसके चेहरे पर आई लिट को वो अपनी उंगलियों में लपेटते हुए अपनी शरारत चमकती हुई आंखों से उसकी आंखों में देखते हुए कह रहा था। उसकी बेबाकी पर तूबा की पेशानी शकन आलूद हुई थी और दूसरे ही लम्हे वो उसका हाथ बुरी तरह झड़क चुकी थी। उसकी हरकत पर वो मुस्कुराया था। ये तुम्हारी पहली मोहलत है, इसलिए जाने दे रही हूँ। आइंदा अगर तुमने तूबा वजदान खान से रिलेटेड कोई भी कमेंट्स किए या मुझ पर कोई फजूल बात रखकर कहने से पहले सोच लेना, अच्छा होगा तुम्हारे लिए, वरना मैं खुद तुम्हारी कब्र का इंतजाम करवाऊंगी और तुम्हारे सोइम का खाना भी मेरी तरफ से होगा। इम्प्रेसिव। सर झटक वो उसकी बात पर ऐसे हंसा था जैसे उसने कोई लतीफा छोड़ा। तूबा वजदान खान बहुत देर चुकी है तुम्हारे जैसे। अरे जैदी खान, मुझे दूसरी लड़कियों जैसा मत समझना जिससे तुम फ्लर्ट करोगे और तुम्हारे झांसे में फंस जाएंगे। उस पर एक बड़ी निगाह डालते हुए उसने तनफुर अमेज लहजे में कहा। उसकी इस बात पर उसे ताव तो बहुत आया था कि वो उसे फ्लर्टी समझ रही है जिसने आज तक किसी लड़की से बात भी नहीं की थी। सही कह रही हो, देखो होंगे तुमने मेरे जैसे बहुत। मैं ओरिजिनल ब्रांड पीस जो हूँ, कापियां तो फिर होंगी ना। एक हाथ सीने पर लपेटे और दूसरे हाथ की मुट्ठी सी बनाकर थोड़ी पर रखे वो शरारत से लब बेंच कर फखरी अंदाज में बोला था। उसकी लो देती नजरें अभी भी उस चेहरे पर ही जमी हुई थी। उसके पर जस्ता हाजिर जवाब पर वो गुस्से से लब कुचल कर रह गई थी। वर्कशा। उसके मजीद मुंह लगने से पहले वो दूसरे लम्हे उसे अपने तकिया कलाम से नवाजते हुए जाने के लिए पलट चुकी थी और उसका ये तकिया कलाम कुछ लोग ही समझ पाते थे और अरे समझ गया था। तूबा ने उसे दफा हो कहा था, वैसे आप बदतमीज बहुत है। अरेज ने उसके पीछे से हांग लगाई थी। अरेज की बात पर बाहर की जाने बढ़ते कदम रुके थे और वो खूंखार अंदाज में उसकी तरफ मुड़ी थी। फिर से रोशन रुख के दर्शन होने पर मुस्कुराने पर कंजूसी करने वाला आदमी जेरे लब मुस्कुराया था। तूबा वजदान खान ना गुरूर वाली है और ना ही बदतमीज है, लेकिन उसे कोई गलत बात बोल दे और वो खामोशी से बर्दाश्त कर ले, इतनी शरीफ भी नहीं है। अपने लफ्जों पर जोर देकर उसकी तरफ उंगली उठाकर भाग कर जताते लहजे में कहते हुए वो पलट कर वहां से जा चुकी थी। मतलब साफ था वो उसे खुद से कोई भी फजूल गोई करने के लिए नेक्स्ट टाइम के लिए लट कर गई थी। वो खुद तो चली गई थी लेकिन अरेज को लगा साथ वो उसका दिल भी ले गई हो। उसके सैर से निकल कर उसे कुछ होश आया था। फिर ठटक कर इर्द गिर्द देखा था। अरेज तू क्या उसे देखकर पागल हो जाता है? या वो दुनिया की पहली लड़की है जो तू उसे ऐसे देखता है जैसे तुझे उस पर कोई पेशेंट की केस की रिपोर्ट तैयार करनी। उसने खुद को डबटते हुए सोचा, हाँ कोई बात नहीं, मैं भी इंसानों की फहरिस्त में शामिल होता हूँ और ताल्लुक भी लड़कों की बरादरी से रखता हूँ। ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट टाइम उसे अपनी इन सारी निगाहों से देखने से गुरेज करना। यार वैसे वो है बहुत क्यूट। फिर उसके अंदर से आवाज आई, वो मसरूर सा मुस्कुराया। अरे तू सच में पागल हो गया है, तुझे खुद को साइकेट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा, समझदार बन। उसने फिर अपने दिल को डपटा था। ऐसे मामलात में किसी का दिल सियाना बना है जो उसका बन जाता। दिल इकरार मांगने को बेकरार था। अरे जैदी खान को भी इश्क नामी मोजी बीमारी लाक हो चुकी थी। अभी भी उसकी आंखों के सामने उसका अक्स लहराया था। उसने झंझलाकर खुद को फिर डपटा था और ये बिल्कुल हार मानने वालों की अदा थी। तकरीबन शाम के 6 बजे का वक्त वो उसके कितने फोन करने पर जिद करके उसे फार्म हाउस बुलाने पर वो ना चाहते हुए भी वहां चला आया था। पोर्च में गाड़ी रोककर जीन्स और मैरून शर्ट में आंखों में गोगस चढ़ाए उतारता हुआ कोट बाजू में डाले माथे में आए बालों को उंगलियों से सवारते हुए वो गाड़ी से उतरा था। रजा आंखों से गूगल हटाकर काला में अटकाते हुए उसकी आवाज पर उसने फेंस के पार 4 सफेद घोड़ों पर सवारी करते हुए अर्जम को देखा था जो उसे मुस्कुराते हुए दूर से हाथ हिला रहा था। जवाबन उसने उसे लानत से नवाजा था। उसने सीने पर हाथ रख के सरगम करते हुए खुशी से वसूल गई थी। वो गाड़ी का दरवाजा बंद करता कोट दूसरे बाजू में मुंतकिल करते हुए कदम बढ़ाता हुआ बाढ़ की जानिब आया था जहां वो अपने घोड़े को दौड़ाते हुए पहुंचा था। कमीने इंसान, क्यों बुलाया तूने मुझे यहाँ? तेरी वजह से मुझे एक जरूरी मीटिंग कल छोड़नी पड़ी। वो उस पर बुरी तरह गरजा था। काफी दिन हो गए थे हॉर्स राइडिंग किए हुए और ना ही वक्त मिल रहा था। मैं आज फारिग था इसलिए मैंने सोचा क्यों ना रेस लगाई जाए, क्या ख्याल है? रजा के बरक्स उसने इत्मीनान से जवाब दिया। तो फारिग था तो मैं तो नहीं था ना, और तू पिछली दफा की हार भूल गया जब मैंने हॉर्स राइडिंग में बुरी तरह तुझे हराया था। तू जो फिर बेइज्जत होने आ गया। उसके तमस्खराना अमेज अंदाज पर उसने मुंह बसोरा था। कुछ नहीं भूला मैं रजा साहब, आजा मैदान में, आज देखूं मैं ही जीतूंगा। उसके चैलेंजिंग अंदाज पर वो हंसने पर मजबूर हो गया था। अंकल जॉर्ज ले आइए मेरा घोड़ा, आज बेचारे का मुझसे हारने का बहुत दिल चाह रहा है। उसने हंसते हुए हाथ उठाकर उनको अपना घोड़ा लाने का इशारा करते हुए कहा था। यह उनका अपना फार्म हाउस था जहां उन्होंने घोड़े भी पाल रखे थे और अंकल जॉर्ज को उनकी देखभाल के लिए रखा हुआ था। वो अस्तबल से उसके लिए उसका स्याह रंग का घोड़ा ले आए थे। माय डियर, तुमने इस बार भी रजा से चैलेंज करके बहुत बड़ी गलती किया। तुम्हें पता है हर बार की तरह रेस में इस बार भी यही जीतेगा क्योंकि ये सबसे अच्छा घुड़सवार है। फिर भी बेस्ट ऑफ लक। उन्होंने उसे थम आप करके इशारा किया था। अंकल जॉर्ज शुक्रिया, और आप कह तो सही रहे हैं, उससे जितना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। उसने उसकी तरफ देखते हुए सर आप भरते हुए कहा जो अंकल जॉर्ज को कोट थमाए हुए आस्तीन के कफ कोनियों तक पलटे घोड़े की बेल्ट के साथ लगी पैनीति पर पांव रखकर घोड़े पर बैठ गया। चल भाई आज हम उसे हारने का शौक बाद में मनायो, और तूने मुझे चैलेंज किया है तो उसे पूरा भी करो। अपने घोड़े की लगाम लाते हुए एक ही चुस्त में बाढ़ फैलाकर आगे बढ़ गया था। वो उसकी स्पीड देखते हुए अपने घोड़े की भी लगाम कसते हुए उसे घुमाकर टर्न लिया था और अपने घोड़े को दौड़ाते हुए उसके घोड़े के मुकाबिल ले आया था। उसे अपने मुकाबिल आते देखकर उसके लेवल पर फातिहाना मुस्कुराहट उभरी थी। हाउ वाज योर ट्रिप? उसके सवाल पर लगाम को ढील देते हुए रजा ने घोड़े की रफ्तार कम कर दी थी। मैं वहां ट्रिप पर गया था, उसे घूरते हुए उसने उल्टा सवाल कर डाला था। मैं ये पूछ रहा हूँ शाजिल भाई की बिजनेस डील का क्या बना? कुछ मसला सॉल्व हुआ? उनके हक में कोई टेंडर्स पास हुआ सक्सेसफुल? और तुझे क्या लगता है जिस काम में रजा मुर्तजा हाथ डाले वो कभी अधूरा रहा है? उसके तफाखुर भरे अंदाज से कहने पर वो मुस्कुरा दिया था। वो दोनों अपने अपने घोड़े दौड़ाते हुए फार्म हाउस के पिछली तरफ
बने खुले मैदान में आ गए थे और सबसे आगे घोड़ा उसी का था। और तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि शाजिद भाई की कंपनी काफी अरसे से मकरूज हो रही है, वो काफी अरसे से कोई भी टेंडर्स अपनी कंपनी के लिए पास नहीं करवा पा रहा और उनके अकाउंट्स भी तेजी से खाली हो रहे हैं, हत्ता कि उनको वर्कर्स की सैलरी अदा करने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था। रजा ने पीछे की तरफ गर्दन घुमाकर उससे पूछा। शाजिद भाई ने यह बात किसी से भी डिस्कस नहीं की थी क्योंकि वो कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे। मुझे खुद ये बात फोन पर हरीमा आपी ने बताई थी, वो भी 2-3 दिन पहले के शाजिद भाई बहुत परेशान रहने लगे, उनके बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा है। उनकी हरीफ कंपनी एमजे इंडस्ट्री का ऑनर काफी अकड़ू है, वो कोई भी डील या टेंडर्स शाजिद के हक में पास नहीं होने दे रहा। तू समझ वास्तीन का सामने निकला, जिसकी कंपनी 2 साल से खसारे में जा रही थी। शाजिद भाई ने उसे फर्स्ट से आज तक पहुंचाया, उसकी कंपनी को सरमाया दिया, उसने उन्हें डुबो दिया। ने अफसोस ज्यादा लहजे में तासुब से कहा। अब वो बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया है और उसने अपनी कंपनी की न्यू ब्रांच भी वहीं लॉन्च की है। और आजकल इसी सिलसिले में शाजिद भाई और रीमा आपी कनाडा से अपने बिल्डिंग वाले घर में रह रहे हैं। कुत्ता भौंक भी जाए तो बदले में भौंका नहीं जाता। एमजी इंडस्ट्री के ऑनर के लिए मेरी ये मिसाल, और मैंने भी यही किया था। जब तक मैं उससे मिला नहीं था, एमजी इंडस्ट्री का ऑनर मुझे जानता नहीं था कि शाजिद भाई का ताल्लुक किसी बिजनेस टाइकून रजा मुर्तजा से है। जब मैं उससे मिला था, उसके चेहरे के रंग ही उड़ गया था और मैंने उसे ऐसे प्रोजेक्ट की फाइल बनाकर उसके मुंह पर दे मारी है। उसे न चाहते हुए भी शाजिद भाई के सारे टेंडर उनके हाथ में वापस कर दिए, जो उसने अरसे से अपने खुद हासिल किए थे, वो भी धोखे से। रजा, तुझे ऐसे ही नहीं बिजनेस की सल्तनत का बादशाह कहा जाता, तू नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाता है। हाँ, रजा मुर्तजा सल्तनत बिजनेस का बेताज तक नशीन था। स्टडी कंप्लीट होते ही उसने 24 साल की उम्र में बिजनेस की दुनिया में कदम जमा लिए थे और जब से कोई दगाबाज उसके सामने ठहरने से कासिर था। उसकी मरकूब कर देने वाली सहर अंगेज शख्सियत पर उठने वाली हर आंख उसे सराहती थी और कितनी ही इज्जत करती थी। वो किसी सल्तनत का शहजादा नहीं था, मगर शहजादे से कम भी नहीं था। उसका ताल्लुक किसी रियासत से नहीं था, मगर उसकी अमीरी और शान शौकत उन जैसी ही थी। तो कितना होशियार है, मुझे बातों में लगाकर खुद आगे निकलने के चक्कर में है। अब देख मैं क्या करता हूँ। वो वाकई उससे आगे निकल गया था, ये शायद पहली बार हुआ होगा। उसने जोर से अपने घोड़ी की लगाम कसी थी जिससे वो हन हनाकर बतख उठा था। फिर एक ही जुस्त में वो अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ उससे आगे निकल गया था। उसने उसे अपने से आगे निकलकर हैरत से देखा था। क्या हुआ? आ नहीं रहा। उसने गर्दन पीछे की तरफ मोड़कर उसे रुके देकर कहा था, नहीं हारा, उस बार भी तो जीता और मैं हारा क्योंकि तुझसे जीतना मेरे बस की बात नहीं। उसने मुंह बनाकर कहा था और जंप लगाकर घोड़े से उतर गया था। वो अपनी शिकस्त हार तस्लीम कर चुका था। वो कहकर लगाकर राउंड मारकर फिर उसकी तरफ आया था। बेचारा हार गया। अब वो घोड़े से उतरकर उसे चिढ़ा रहा था। उसने उसे घूरा था, दफा हो जाओ। अंकल जॉर्ज इन तीनों को घोड़ों को वापस अस्तबल में ले गए थे। मगरिब गहरी हो चुकी थी। 400 मलकजा हल्का सा फैला जामनी अंधेरा अब धीरे धीरे रात की स्याही में बदलने लगा था। वो दोनों इधर उधर की बातें करते चलते हुए बाग में आ गए थे और वहां पड़ी कैन की कुर्सियों पर विराजमान हो गए थे। कमरे में नीम रोशनी फैली हुई थी। वो एक कोने पर सजदा रेज थी। सजदे से सर उठाकर उसे तशहद पढ़ने के बाद सलाम फेंक कर उसने दुआ के लिए हाथ उठा लिए थे। चंद लम्हों तक वो अपनी दुआ के लिए उठे हाथों को तकती रही। क्यों उसका दिल इस तरह में मुब्तला रहने लगा था। बेदिली अरूज पर थी जो किसी तरह उसे सुकून ही लेने देती थी। अब रब के सामने हाजिर होने से वो कुछ पल सुकून महसूस करती थी। वो उस वक्त भी यही हुआ था। एक सुकून की सी लहर उसके रगों पे सरायत कर गई थी। ऐ मेरे रब, मुझे ज़हनी और कल्बी सुकून अता फरमा और मेरे हक में उसे कबूल फरमा जिसे मैंने बेइंतहा चाहने लगी हूँ। वो चंद अल्फाज थे जो कुछ मुद्दत से उसकी दुआ थे। पलकें नम होने लगी थी। हर बार आखिरी दुआ मांगते वक्त ज़हन में सवाल उठता था कि वो कैसे किसी नामहरम को अपनी दुआ में मांग सकती है, लेकिन कुछ तौक़ुफ़ उसे जवाब भी मिल गया। वो नामहरम को अपने महरम बनाने का हक मांग रही थी। जिसके लिए तुम रोए वो मोहब्बत और जो तुम्हारे लिए रोए उसका क्या। जिसको तुम चाहो वो मोहब्बत और जो तुम्हें चाहे उसका क्या। जिसे तुम दुआओं में मांगो वो मोहब्बत और जो तुम्हें दुआओं में मांगे उसका क्या। भूल भी जाओ बीती बातें, इन बातों में क्या रखा है। आजकल बहुत ही चुप चुप रहने लगे हो, लगता है कोई गहरा रोग लगा रखा है। उसे जो उसका ग्लास हाथ से लिए जब अभी मुलाजिम उनके लिए रख गया था, गहरी सोच में गुम देखकर वो शरारत से शेर पड़ गया था। उसकी बेआवाज से जैसे उसके सोचों का तसलसल टूटा था। अभी कोई रोग नहीं लगा रखा था। मैंने चौंक कर उसे घूरी से नवाजते हुए ग्लास टेबल पर रखकर अपने दोनों हाथ पीछे की तरफ बांधकर टेक लगाकर बैठ गया था। बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। वो नजर आसमान की तरफ रखते हुए एक गहरी सांस हवा में खारिज करते हुए बोला, जहां अभी इक्का दुक्का परिंदा अपने अपने ठिकानों की तलाश में थे। हाँ हाँ, मुझे पता, सोचों में है, कहाँ की हाथ छानी जा रही है। मुकाबिल का अंदाज अब भी शरारत से भरपूर था। उसकी बात पर वो गहरा मुस्कुराया था। ये आज जो खुद ही खुद मुस्कुराया जा रहा था ना, लगता है तुम्हारी तरफ से कोई बहुत ही बड़ा कमीनापन दिखाया जाने वाला है। वो तो देखना ही पड़ेगा। बहुत कर लिया शराफत का मुजाहरा। जो अब हसन तनफुर अमेज लहजे में आया था, उसका मतलब है आपकी दुल्हनिया अभी तक नहीं मानी। मुकाबिल का अंदाज सवालिया था। तो खुद ही बताकर वो इतनी आसानी से मान जाती तो मैं ये सब कर रहा होता, इश्तियाल ज़दा अंदाज में कहते हुए वो आगे होके बैठा था। रजा, तो ये अपने गंदे नशे वाली आदत कभी नहीं छोड़ियो। लबों के दरमियान सिगरेट दबाकर जब उसने लाइटर से उसे शोला देखा या वो उसे घूर कर बोला था, उसे तो मैं कभी छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। बहुत साथ दिया है उसने मेरा। कहते हुए उसने एक गहरा कश लिया। वो नफी में सर झटक गया था। उसे अभी तक तूने धोखे में रखा हुआ है। वो सही ही तो है जो नहीं मान रही। जब अपने साथ शादी को पसंद करती है तो वो क्यों रजा मुर्तजा से शादी करेगी। रजा उसकी बात पर तंजिया हंस दिया। जो आपकी बेकदरी करे तो उसे अपने वजूद के इतने से विसाई की भनक भी ना लगने दो। और मैंने यही तो किया है। वो तो सिफी अंदाज में उसे देख रहा था। बाद में दम है तेरी वैसे। उसने रजा का फखरिया कंधा थपथपाया था। हाँ, अगर तू उसे अपना असली दीदार
करवा देगा तो शायद काम आसान हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, दीदार तो मैं उसे निकाह के बाद ही करवाऊंगा, महर बनकर, जब वो दिल भी राजी होगा और रब भी। कहते हुए उसने कसाफत भरा धुआं फिजा में छोड़ा था। उसके इस तरह इस्तेकाक ज़दा अंदाज से कहने पर मुकाबिल दंग रह गया था। रजा, अगर तू उसे पहले ही उसे अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार कर देता ना, तुझे इतने लंबे सफर की थकान नहीं उठानी पड़ती। उसका लहजा दुख से लबरेज था। उसकी बात पर वो रंगीन तन के सुर्ख आंखों से उसे देख रहा था। तूने ये बात अपने मुंह से निकाली भी कैसी, जब तू जानता है कि वो मेरे दिल में धड़कन बनकर धड़कती है। उसने अपने सीने पर जोर से हाथ मारा था। अगर मैं उसे अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार कर दूंगा तो मैं मर नहीं जाऊंगा। कैन आई स्टॉप माई हार्ट बीट? बता। वो धाड़ा था उसकी धाड़ पर, और अपनी कही गई बात पर वो खुद घबरा गया था। रजा प्लीज कॉम डाउन, मैंने तो बस ऐसे ही एक बात कही थी, मुझे नहीं पता था तू इतना सीरियस हो जाएगा। वो उसे कंधे पर रख कर बोला, जैसे वो झड़क गया था। कोई इतनी आसानी से अपने महबूब को अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं कर सकता, ये एक फरेब वाली बात है। तू खुद ही बता, कैसे मुमकिन हो सकता है कि सांसें दम तोड़ दे इंसान जिंदा रहे? उसी तरह ये भी मुमकिन नहीं हो सकता कि राह मोहब्बत में महबूब का साथ ना हो, राशि का दिलो दिमाग ठीक रहे। रजा तो क्यों खुद को इस तरह अजियत देता है? वो उसे फिर समझाने वाले अंदाज में बोला था, मैं इतना बेस हो गया हूँ, मुझ पर अब कोई तकलीफ असर नहीं करती। मेरे अंदर इतना ज्यादा दुख बढ़ चुका है कि मुझे अब यही अजियत, यही बेहिसी मुझे सुकून देती है। जख्मी और कृप से बोझा लहजा लिए वो बस दस्तूर सिगरेट के गहरे गहरे कश भर रहा था, और मुकाबिल को उसकी हालत दुख दे रही थी। वैसे जिंदगी का नाम अजियत ही है। हरगिज वो कभी हमें वो नहीं देती जिसकी हम तमन्ना करते हैं, और अक्सर ऐसा भी होता है कि हम सब कुछ पा लेने के बाद भी किसी न किसी चीज से महरूम रह ही जाते हैं, और वही चीज को पाने की ख्वाहिश में हमें जिंदगी तरसा हुआ छोड़ देती। बता, मैं सही कह रहा हूं ना? उसके इस अफसार करने पर मुकाबिल ने जवाबन नफी में सर हिलाया। फिर कुछ तोकफ के बाद ठहर कर वो बोलना शुरू हुआ था, रजा जिंदगी अजियत का नाम बिल्कुल भी नहीं है। ये आप पर डिपेंडेंट है कि आप जिंदगी को कैसे जीना चाहते हो। तो उस वक्त कर्ब का शिकार है, इसलिए तुझे ऐसा लगता है। तेरे दिल में जब उदासियों का बोझ कम होगा ना, तो जब तुझे जिंदगी से सबसे ज्यादा खूबसूरत शे कोई चीज नहीं लगेगी। मन अच्छा हो तो जहां खुद ब खुद अच्छा लगता है। अब तुम दफा हो सकते हो। वो सिगरेट फेंक कर बूट तले मसलते हुए बोला था, मैं तो तुझे दिलासा दे रहा था, मुझे ही दफा होने को बोल रहा है। मुकाबिल हासा बुरा मानकर बोला, कोई जरूरत नहीं है मुझे तेरे दिलासों की। मुझे तेरी बातों में कहीं से भी दिलजोई नजर नहीं आती, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है मेरे जख्म हरे करने के लिए तूने क्योड़ा की नमक कान अपने कब्जे में ले रखी है, जिससे तू मेरे जख्मों पर नमक छिड़कता है। क्यों तू मुझे हर बार इन तलक भरे लम्हों के बीच ला खड़ा करता है जिन्हें मैं अपने ज़हन से झटक चुका हूँ? वो कर्ब और शिद्दत से होती सुर्ख आंखें लिए इसे देखते हुए नजर जमीन पर टिकाता हुआ बोल रहा था, और जब मैं परेशान होता हूँ ना, मुझे दिलासों की नहीं तन्हाई की जरूरत होती है। इसलिए मैं तुझे बोल रहा हूँ, आई सेड गेट आउट। अबे जा रहा हूं ना, जलील किस बात पे कर रहा है? वैसे रजा मोहब्बत जिंदगी में इंसान को जी भरकर ख्वार करने की सलाहियत रखती है, और मोहब्बत में तू भी ख्वार हो रहा है। मुकाबिल का लहजे में मसनूई अफसोस था, और वो उसे खुशमगीन नजरों से घूर रहा था। रजा एक बात बोलूं? शरारत से भींजे वो इजाजत तलब कर रहा था। अगर मैं ये कहूँ नहीं तुम नहीं बोलोगे? रजा ने आईब्रो चुकाकर बोला, फिर तो मैं जरूर बोलूंगा। तो फिर बोंको ना, इजाजत क्यों ले रहे हो? कोई भी बकवास करने पहले सोच लेना, तेरी बीवी को मैं शादी से ही बेवा कर दूंगा। वो उंगली उठाकर ही निगाहों से देखते हुए वार्न कर रहा था। उसने कहने से पहले खुद को अलर्ट कर लिया था। वो अपनी कुर्सी छोड़कर उठ गया था। रजा गैर को दिल में बसाने से वो भरपूर संजीदगी से कहते कहते निचला लब दांतों तले दबाए कुछ लम्हे के लिए रुका था। शरीर से मुस्कुराहट उसके चेहरे पर रुखसार थी। थोड़ी पर मुट्ठी जुमाए वो पूरी तरह मुतजस्सिस सा उसकी तरफ मुतवज्जा था। एक बार सोच लिया होता। वो अपनी बात मुकम्मल कर कर दौड़ लगा चुका था। बा कह रहा है, इधर आ, मैं देखता हूँ तुझे गैरपन क्या होता है। उसके जाने के बाद वो थके से अंदाज में कुर्सी की पुष्ट से सर टिकाए आंखें मूंद गया था। रात के 8 तो वैसे ही बच गए थे। शर्मीन और अहमद के आने में सिर्फ 1 घंटा ही बाकी था, और वो तीनों डिनर बनाने के लिए किचन में जल्दी जल्दी हाथ चलाने में मसरूफ थी। लेमन कलर के एम्ब्रॉयडरी शॉर्ट कुर्ती और व्हाइट टाइट्स में मामूल की तरह आंखों पर नजर के खोपे चढ़ाए, बालों को हाफ कैचर में कैद किए, कुछ के दरवाजे की चौखट से टेक लगाई, खड़ी दांतों से सेब कुतरते साथ मोबाइल यूज करते हुए स्क्रीन से नजर हटाकर गाहे बगाहे मुंह बनाते हुए चश्मे के पीछे छुपी निगाहें इन तीनों को ऊपर डाल लेती। और वो तीनों काम करते वक्त आपस में खुद बातें करते हुए अगर बीच में उससे कोई भी सवाल कर डालती तो वो सरसरी से अंदाज में बात का जवाब देकर फिर से मोबाइल की तरफ मुतवज्जो हो जाती थी। इन तीनों में से किसी ने भी उसे ऑफर नहीं की थी कि वो इन तीनों के साथ डिनर की तैयारी करवाए। ताहम उसे तो बहुत शौक था कुकिंग करने का, लेकिन कोई उससे करवाता ही नहीं था, और उस ऊपर से डांट देता था, क्योंकि उन्हें पता था उसे उनका हाथ बटाना कम था, मजीद काम बढ़ा देना था। मैं भी तुम लोगों की हेल्प कर देती हूँ। नहीं प्रीशा, माफ करो। सिंह के पास खड़ी डिनर प्लेटें वॉश करके शेल्फ पर रखते हुए ईशर उसकी बात पर जल्दी से बोली, हाँ प्रीशे, तुम मुझे आटा गूंद दो मुझे, ताकि मैं बिरयानी में दम लगाने के बाद जल्दी से रोटियां डाल दूं। वक्त कम और काम ज्यादा होने के पेश नजर चूल्हे पर चढ़ी देगची पर चावलों की तय लगाते हुए राबिया ने न चाहते हुए भी उससे मदद तलब की थी। लेकिन तुम अपना फूहड़पन का मुजाहरा ना करते हुए हमारी मदद कर सकती हो। चेयर धकेल कर उठते हुए टेबल पर से सैलेड का बाउल फ्रिज में रखते मिनल ने जो उसे कहा था काम भी ऐसा दिया था जो उसे बहुत ही बुरा लगता था। ईशा, तुम प्लेटें वॉश करने के बाद यहाँ से फ्रिज में से शामी की टिक्कियां निकाल देना जो कल मम्मा ने बनाकर रखे थे, ताकि डीफ्रोस्ट हो जाए। वो लाजमन होना चाहिए। डिनर पर शारिक को मम्मा के हाथ के कबाब बहुत पसंद है। सिंह में हाथ धोती मिनल और कुछ खटका था। भाभी शारिक आया कब है? मिनल का इरादा राबिया की तरफ पलट कर ये पूछने का था वो किस शारिक की बात कर रही है जो आया ही नहीं, या वो भी शर्मीन और अहमद के साथ आया था। या ईशा ने उससे झूठ बोला था कि वो मेरी वजह से नहीं आया। कि जब भी किचन में दाखिल होता अर्जम बोल पड़ा, तुम्हें किसने कह दिया अर्जम के शारिक नहीं आया? जब शर्मीन फुप्पो अहमद अंकल
गए हैं तो भला उसकी क्या तुक नहीं बनती यहाँ ना आने की, जबकि अहमद अंकल ने अपना बिजनेस यही सेट कर लिया है, तो अब उसका अमेरिका में रहने का क्या जवाब बनता है। राबिया बोली, जी भाभी मैं आपकी बात से मुतफिक हूँ, लेकिन वो नहीं आया। और भाभी आप खुद ही सोचे, जिसका कातिल यहाँ मौजूद होगा वो मरा शख्स वहां क्यों आएगा। राबिया ने समझी से उसे देख रही थी, और वो लाइन जो थी शारी को मिनहल की तकरार से, लाइन तो सब ही थे, सिर्फ ये बात उन्हीं लोगों के दरमियान थी कि कैसे मिनहल ने शारी की मोहब्बत को ठुकराया था। पानी का गिलास हाथ में लिए वो काउंटर से टेक लगाए खड़ा नजर मिनहल की तरफ किए वो बोल रहा था। उसकी बात राबिया समझ नहीं पाई थी, लेकिन वो खुद पर किया गया तंज बखूबी समझ गई थी। वो साख से खड़ी उसकी कातिल वाली बात का मफहूम समझ रही थी। उसके ज़हन के पर्दे में उसकी देखे गए ख्वाब की झलकी दिखाई दी थी। मिन्हत तुम मेरी कातिल हो, ये मतलब था उस ख्वाब का। वो उलझ गई थी। नहीं, मैं किसी की कातिल नहीं हो सकती। उसने जोर से पलक झपक कर सर को चंबिश दे अपने से जहन से उठने वाले सवाल को बेदर्दी से झटका था। शारिक नहीं आया, लेकिन मैंने तो सुना था कि अमेरिका से वो तीनों आ चुके हैं। राबिया अभी तक वही अटकी हुई थी। ये भाभी भी ना सारा प्लान खराब करवाएंगी। प्रिश ईश्वर के कान में बोली थी, जी भाभी अर्जम सही कह रहे हैं, शारिक भाई नहीं आए। वो उसके करीब जाकर राबिया का हाथ दबाते हुए आंखों ही आंखों में इशारा करते वो मजीद कुछ बोलने से बाज रख रही थी। राबिया ने होम पने से ईश्वर को देखा था, जो उसे अभी भी आंखों ही आंखों में इशारों से नवाज रही थी। भाभी हमारा कजन नहीं आया तो क्या हुआ, मैंने उसकी कमी दूर करने के लिए अपने दोस्त शारिक अहमद को डिनर पर इनवाइट किया है। वो किचन से जाने ही लगी थी कि जब उसने अर्जम को राबिया से कहते सुना था, जिसका ख्याल दिलो दिमाग से कभी जुदा ना होता था, जिसे दिल सुबह शाम देखने की जिद करता था। सर शारिक जहां आएंगे उसका दिल यक बारगी से धड़का था, लेकिन अगले ही लम्हे वो खुशी कहीं दूर जा सोई थी। दिल बुझ सा गया था उसकी खुद के लिए बेरुखी और कड़वा लहजा याद करके। और उसने सोच लिया था आज वो उसका दीदार भी नहीं करेगी। जब तक वो यहाँ रहेगा वो खुद को कमरे में बंद रखेगी। किसी का खुद को नजरअंदाज करना मिनहल जुहैब शाह की अना को मंजूर नहीं था। वो फिर यह हक अपनी मोहब्बत को क्यों देती। उन्हें मुतफक्कर सोचों के साथ वो किचन से निकलती चली गई थी। अर्जम तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन सा कातिल, कौन मरा हुआ शख्स। भाभी आप नहीं समझेंगी, बहुत बड़ा गेम ऑन किया हुआ है हम लोगों ने। कौन सा गेम। राबिया ने इन तीनों की तरफ देखते हुए लश्कर पूछा। आप सही कह रही हैं भाभी, शारिक भाई भी अमेरिका से आए हैं, लेकिन वो फुफर अंकल के साथ कल नहीं आए। पाकिस्तान में आए हुए उन्हें तकरीबन महीना गुजर गया है। ईश्वर की इस बात पर राबिया की हैरानगी दीदनी थी। शारिक महीने तो महीने से पाकिस्तान में। जी भाभी, और जिस अर्जम भाई के दोस्त की बात बात हो रही है ना, वही शर्मीन फूफा के बेटे शारिक भाई है। शारिक क्या इतना मशकूक होने की वजह पूछ सकती हूँ मैं। मशकूक ये है कि मिनल को नहीं पता लगना चाहिए कि अर्जम भाई के दोस्त और जो हमारे सर रह चुके हैं वही शर्मीन फूफा के बेटे शारिक भाई हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मिनल को क्यों नहीं पता लगना चाहिए। भाभी लो, कनेक्शन वाला मामला है। अर्जम फिर राबिया को शुरू से इनकी तकरार से लेकर शारिक के अमेरिका से पाकिस्तान में किसी को बिना बताए रहने की वजह और आखिर तक सब बताता गया था। राबिया दम साधे खड़े हैरत से सब सुनती गई थी, और जब कमरे में आई तो नजर सीधी बेड की साइड टेबल पर रखे वही खूबसूरत फूलों के बुके और फूलों के बीच में झांकते कार्ड पर पड़ते ही उसे एक लम्हे के लिए वो ठटकी थी। उसने कार्ड पढ़ने की जहमत किए बगैर बुके उठाकर कमरे में रखे डस्टबिन की नजर कर चुकी थी, क्योंकि उसे पता था उसमें वही तहरीर दर्ज होगी जो उसे अब याद भी हो गई थी। तकरीबन अरसे से उसे कितने बुके और कार्ड वसूल हो चुके थे, लेकिन आज तक वो ये सब बेचने वाले का पता और उस तहरीर का मतलब समझ नहीं पाई थी। शाह पैलेस में रौनक का अंबार लगा हुआ था। खुशगवार माहौल में डिनर करने के बाद सब अपने ग्रोह बनाए अपनी अपनी जगहों पर विराजमान थे। औरतें अपनी खुश गपियों में मशगूल थी, मर्द हजरात यकीनन ड्राइंग रूम में बिजनेस की बातों में महफ थे। अलबत्ता यंग पार्टी का कोई एक ठिकाना नहीं था, वो कभी कहीं तो कभी कहीं होते। उमैस भाई प्लीज मुझे हैवी बाइक लेने की परमिशन दे देना, और आपको पता है जब तक आप आगे ऑर्डर पास नहीं करेंगे बाबा भी नहीं मानेंगे। जैसे वो आपके बाप नहीं, आप उनके बाप हो। उन्हें सारे काम पे नहीं, सिर्फ मेरे वक्त पर आप याद आ जाते हैं। जाओ पहले उमैस से जाकर परमिशन लो, फिर मेरे पास आना, क्योंकि बाबा को पता है उमैस भाई है वो वाहिद इंसान है जो तुम्हें हैंडल कर सकते हैं। अर्जम हंसते हुए बोला, उमैस भाई प्लीज मान जाए ना, आखिर में वो मिनट पर उतर आया था, बस पैर पकड़ ही कसर रह गई थी। उसने भी ठान ली थी आज वो मैच को मनाकर ही रहेगा। वो कोई उसके आध घंटे उसका दिमाग खा रहा था, लेकिन उसका भी जब्त कमाल था। इत्मीनान से रिमोट से एलईडी के चैनल पर सर्चिंग कर रहा था, जैसे उसे मात की आवाज ही नहीं आ रही, लेकिन शायद उसे पता नहीं था वो भी उसका भाई है, इतनी जल्दी तो उसकी जान ही बख्शने वाला। भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आखिर उसने अपनी जगह से उठकर उसके हाथ से रिमोट छीन कर एलईडी ऑफ कर दी थी। उमैस ने उस हरकत पर कड़े देवरों से उसे देखा था। इमाद ये क्या हरकत, लाओ मैं रिमोट दो। उमैस ने हाथ बढ़ाकर वापस उसे रिमोट लेना चाहा, जो इमाद ने जल्दी से पीछे कर लिया था। ये आपको तभी मिलेगा जब आप मुझे हैवी बैग लेने की परमिशन देंगे। इमाद ने उसके सामने शर्त रखी थी, वो तो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। जबरदस्ती उससे रिमोट लेते हुए वापस से सोफे पर फुसरा मारकर सर्चिंग करने लगा था। अर्जम भाई आप ही भाई को समझाए ना, उसकी यहाँ दाल नहीं गली। तो अब वो मोबाइल पर झुके अर्जम से मुखातिब था। मैं क्या समझाऊं भाई को। मोबाइल पर झुके हुए कंधे उचकाकर बोला था वो। अच्छा है भाई तुम्हें हैवी बाइक लेने की परमिशन नहीं दे रहे। कार तो तुमसे इंसानों की तरह चलाई नहीं जाती। हैवी बाइक चलाओगे तो मेरे ख्याल से तुम उसे चलाओगे नहीं, उड़ाओगे। उमैस ने भी ताईद उसके हाँ में हाँ मिलाई थी। फिर अपनी एक अड्डी तोड़कर बैठ जाना, फिर तुम मजदूर और रिपाज हो जाओगे, हमारे ऊपर नई मुसीबत मुसल्लत हो जाएगी। आजम का इतना बुरा नक्शा खींचने पर इमाद उसे हैरत से देख रहा था। मैं वो मुश्किल अपने उमड़ने वाले क्या को कंट्रोल किया था। नहीं चाहिए मुझे हैवी बाइक में नाराजगी से बोला, और मुझे आप दोनों कहीं से भी सगे भाई नहीं लगते।
ये वो इल्जाम था जो दोनों में कोई भी उसकी मनहार पूरी नहीं करता था और वो अक्सर ये इल्जाम इन दोनों पर लगाया करता था। छोटे भाई के साथ कौन करता है ऐसा सलूक। एक हैवी बाइक नहीं दिलवा सकते, दोनों पैर सोफे के ऊपर किए, सीने पर हाथ बांधे वो मुंह फुलाए बैठ गया था। 2 घंटे बाद उसे खुद ही सही हो जाना था, क्योंकि उसे अर्जम और उमैस से तो बिल्कुल तवक्का नहीं थी कि वो उसे मनाते। शारी तुम कहाँ चले गए थे? लाउंज में निखरा निखरा सा स्याह कमीज शलवार में आस्तीन के कफ कोनियों तक फोल्ड करते हुए शारी को आते देखकर उमैस ने पूछा था। भाई मैं नमाज पढ़ने चला गया था। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया और उमैस के बराबर में ही बैठ गया था। तो उस वक्त कौन सी नमाज पढ़ रहा था? अर्जम हाथ में पहनी रिस्ट वॉच में टाइम देखते हुए जो 10 बजा रही थी अचंभे से उसे दरियाफ्त कर रहा था। ईशा की। उसे ऑफिस से घर की वापसी पर अचानक किसी क्लाइंट से मिलने जाना पड़ गया था। घर आते आते उसे 8:30 बज गए थे। इस वजह से वो डिनर पर भी लेट हो गया था। डिनर से फारिग होकर वो फौरन नमाज अदा करने के लिए उठ गया था, क्योंकि ईशा की नमाज का वक्त थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए उसकी नमाज कजा होने से बच गई थी। तो ईशा की नमाज के साथ तहज्जुद भी पढ़ने लग गया था, जो तूने इतनी देर लगा दी। अर्जम ने उसे हैरत से देखते हुए कहा था। शारिक उसकी बात पर हंसा था। इबादत सुकून और तहम्मुल से ही करनी चाहिए, ताकि हमारे अल्लाह से देर तक ताल्लुक जुड़ा रहे। शारिक ने उमैस की बात पर सर हिलाया था। खुद तो तुम दोनों ने नमाज पढ़नी नहीं, और जो पढ़ा है उसे भी पढ़ने ना दो। उमैस उसे डट कर अफसोस से बोला था। भाई आपसे किसने कह दिया हम नमाज नहीं पढ़ते? हाँ मुझे अच्छी तरह पता है दोनों कितने नमाजी हो। सिर्फ जुम्मे के दिन मुसलमान हो, बाकी पूरा हफ्ता है कैसी नमाज, कौन सी नमाज कुछ पता नहीं होता। शारी के सामने इंसल्ट कर रहे हैं। अर्जम उबैस से अपनी शान अफजाई सुनकर बुरा मानकर बोला। बेटा कर नहीं रहा, कर चुके हैं। शारी की तो हंसी ही कंट्रोल नहीं हो रही थी कि मैंने अर्जम ने उसे घूर कर देखा था। उसके बूते को क्या हुआ, ये क्यों ऐसे बैठा हुआ है? शारी ने माद को देखते हुए पूछा था, जो अभी भी मुंह फुलाए बैठा था। असल मैं उसे हैरत ज्यादा हुई थी। माद और चुप बैठ जाए, हो ही नहीं सकता। उमैस भाई से राज है साहबजादे, क्यों वही बरसों पुरानी हैवी बाइक लेने की जिद? तो तुझे पता है भाई कभी उसे हैवी बाइक लेने की इजाजत नहीं देंगे, अर्जम ने उससे कहा। शारिक ने माद को देखा था, जिसने उसे आंखों में ही उमैस को मनाने का इशारा किया था, जैसे तू बोल के देख शायद मान जाए। शारिक ने भी उसे तसल्ली दी थी। रुक मैं बात करके देखता हूँ। माद खुश होकर जल्दी से सीधा होकर बैठ गया था। उमैस भाई आप उसे हैवी बाइक दिलवा कर दे, क्यों अपनी जान ही छुड़वा लेते? शारिक बात हैवी बाइक दिलवाने की नहीं, अगर मैं चाहूं तो अभी इसे इजाजत दे दूं, और मेरे इनकार की वजह तुम भी जानते हो। वो दो टोक लहजे में बोला था। वजह वही था जो अर्जम ने बताई थी, तेज और फुल स्पीड में ड्राइविंग करना। उसी वजह से उसे हैवी बाइक दिलवाने के हक में नहीं था। कार वो ऐसे चलाता था तो हैवी बाइक की तो वो शायद उड़ा देता। शारी ने कंधे उचकाकर इमाद को देखा था। इमाद जो थोड़ा है एक्साइटेड था शायद उसकी बात बन जाए, लेकिन वो मैस की बात पर फिर मायूस हो गया। शायद तुम भी अब अपने प्यार के लड्डू खिला दो, सच में केले बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। उमैद की सिमत एलईडी का रिमोट उछालते हुए वो शारा से उसे मुखातिब हुआ था, जो अब अर्जम के साथ शतरंज की बसात बिछाए अपनी तमाम तर तवज्जो शतरंज के मोहरों पर मरकूज किए बैठा था। उमैस की बात पर वो चौंका था। जी जी भाई क्यों नहीं, मैं कोशिश में तो लगा हुआ हूँ कि मेरा वलीमा भी अर्जम के वलीमे के साथ ही निपट जाए। इसने भी शरारत की। इसने भी मुस्कुराकर शरा से जवाब दिया था। ओए कोई जरूरत नहीं है मेरे वलीमे में अपनी टांग अड़ाने की, तो अपना वलीमा अलग करियो। अर्जम ने उसे घूर कर बोला था। देखना देख देख लियो अपना वलीमा तो तेरे साथ ही टरकाऊंगा, वो चैलेंजिंग अंदाज में बोला था। बे शहजादे तुम कोई बड़े ही गुने निकले, महीने से पाकिस्तान में रह रहे हो, किसी को भिनक भी नहीं लगने दी। वाह, वो मसनूई सताई से इस्तज़ाई अंदाज में बोला। मैं ऐसे कहने पर अजम को सख्त नजरों से देखते हुए उसे गले की गुटली उबर कर महदूम हुई थी। थूक निकलते हुए चेहरे पर जबरी मुस्कुराहट ली। अब उसने मैस को देखा था जो उसे ही देख रहा था। भाई आहिस्ता बोले, भंसवाएंगे क्या? वो मुताद नजरों से इधर उधर देखते हुए दबी आवाज में उसे बोला कि कहीं कोई सुन ना ले, खासकर मिनहर वो उसके सामने नहीं आई तो क्या था वो उसी के घर में ना हो। और भाई आपसे किसने कह दिया कि मैं महीने से यहाँ रह रहा हूँ? मैं भी कल अमेरिका से मम्मा पापा के साथ ही आया हूँ। शारिक तुम मेरे सामने झूठ तो बिल्कुल नहीं बोला। न्यू लॉन्चिंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऐसे कंपनी तुम ही ऑन कर रहे हो ना, जिसमें हमारे भाई की 10% शेयर होल्डर्स पार्टनरशिप भी है। क्यों भाई? अर्जम सही कहा ना। उमैस का रुख अब अर्जम की तरफ था। उमैस का अंदाज सख्ती लिए हुए था। बेटा आज तो पकड़े गई। माँ शारी के कान में बोला। जी जी भाई। अर्जम हकला गया था। जो मैंने पूछा सिर्फ उसका जवाब दो। अर्जम वो जराबन सर हला गया था। इन सब का मकसद अब फिर वो शारी से मुखातिब था। उमैस के बराह रास्त पूछने पर वो गड़बड़ा सा गया था। उमैस के सवाल से उसे कहीं से भी राह फिरार ना मिली, तो वो उसे सब बता गया था। जी भाई वो मुझे अभी भी आपकी शर्मीन फूफो का बेटा शारिक से नहीं, अपने साथ शारिक और अर्जम के दो शारिक से जानती है। वो यही समझ रही है कि मैं अमेरिका से नहीं आया, और आज भी जहाँ उसकी नजर में डिनर पर अर्जम का दोस्त ही इन्वाइट किया गया है। खैर मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है। शारिक तुम बदल तो बहुत गए हो, इसमें कोई शक नहीं, मगर पहचान में आ रहे हो। ये सब पहचान गए तो वो क्यों तुम्हें पहचान ही पाई? भाई वो उसके अना का मसला है, उसमें कुछ नहीं। वो कंधे उचका गया। भाई ये उसी बात को तो फायदा उठा रहा है, साथ हमें भी पागल बना रखा है। ईमान मुंह बनाकर बोला था। मिनल ये देखो, यही वह रूप शर्मीन फूफो का इकलौता सपूत जो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। वो बुके वो शेर यही है तुम्हें बेचता है। ये तुमसे कब से किसी को बिना बताए यहाँ रहकर अपनी ठुकराई हुई मोहब्बत का इंतकाम ले रहा था। मैं आज इस बहरूप का तुम्हारे सामने पर्दाफाश कर चुका हूँ। इमाद अपने सामने बैठे शारी के सार के ऊपर देकर हाथ का माइक बनाते हुए पूरी संजीदगी का मुजाहरा करते हुए ऐसे बोल रहा था जैसे मिनल उसके पीछे ही खड़ी हुई हो। उमैस और अर्जम से बात करते करते शारी को सांप सूंघ गया था। वो आयत कुर्सी पढ़कर वो डरते डरते पीछे मुड़ा था, लेकिन ये क्या, वो तो थी ही नहीं। एक इत्मीनान भरी सांस खारिज करते हुए अगले ही लम्हे झटक के उसकी तरफ मुड़ा था। इमाद अपनी हंसी कंट्रोल करने के चक्कर में सुर्ख हो गया था। ओए मनहूस आदमी, अगर मुझे अभी हार्ट अटैक आता ना तो तू जिंदा नहीं बचता। वो 2 दिन कुशन उसे खींच कर मारता हुआ बोला। इससे पहले शारिक उससे तोप का बंदोबस्त करके उसे उड़ाता
नवारित की आवाज पर चारों चौंके थे। हाय एवरीबॉडी, थका थका सा वो वहां आया था। रेस तो आ गया, ईमान ने जोर से नारा लगाया था। हाँ आ गया, लेकिन मैं कोई फजूल बात नहीं सुनूंगा तेरी वो। उसे पहले ही वार्न करते हुए अजम से कुशन छीन कर नीचे कारपेट पर ही दोनों हाथ पीछे की तरफ बांध कर लेट गया था। अच्छा तो ये तो बता, तू डिनर के वक्त क्यों नहीं आया? अब इतनी देर से क्यों आया है? वो उसके इतने फोन करने पर अब आ रहा था। मैं मम्मा को तुबा के घर ड्रॉप करने गया था, नाजी आंटी ने मुझे भी रोक लिया। मैं वहीं से डिनर करके आया हूँ, इसलिए जब यहाँ नहीं आ सका। तू आजकल बड़ा पाया नहीं जा रहा तूबा के घर पर? इससे पहले भी मैंने सुना था तू वहां रिफत आंटी को लेकर गया हुआ था। अर्जुन मशकूक अंदाज में आईब्रो झुकाकर इस्तफसार कर रहा था। अर्जुन तू पाया जा रहा है का लफ्ज तो ऐसे इस्तेमाल कर रहा है जैसे अफ्रीका के जंगलात में कसीर तादाद में बंदर पाए जाते हैं। शारिक ने हंसकर बात का सिरा पकड़ा था। हाँ शारिक तो सही कह रहा है, न्यूज में भी खबर चली थी। नाजरीन, हम आपको एक अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि इंसान नुमा बंदर आजकल तूबा के घर पर बहुत पाया जा रहा है। ईमान ने भी मशकूक अंदाज में उसे देखा था, जो खोया खोया सा नजरें छत पर टिकाए हुए था, जैसे वो किसी की बात सुन ही ना रहा हो। भाई ये हमारे पख्तून भाई को क्या हुआ है? ये ऐसा तो नहीं था इन तीनों ने मैच को देखा था? वो भी उसे हैरत से देख रहा था। अगर आप तीनों में से मुझे कोई इजाजत दे तो मैं ये नेक काम कर सकता हूँ। इमाद पानी का गिलास हाथ में लिया, रेस पर फेंकने की इजाजत चाह रहा था। ना ना भाई, ये बहुत गुस्सा करेगा। शारिक और मैच तो पहले ही पीछे हो गए थे। अरसद भाई आपको क्या कहते हैं? इमाद के पूछने पर अरसद उसे फ्री हैंड दे चुका था और ये गया पानी रेस के ऊपर। इमाद को चीखता हुआ हड़बड़ाकर उठ बैठा था। एक गिलास पानी से उसका चेहरा पूरा नहा गया था। रेस, तुझे होश में लाने के लिए मुझे ये करना पड़ा। वो मैच के पीछे छुपे ही बोला था। तू उनके पीछे से बाहर आ, मैं होश में तो तेरे ठिकाने लगाता हूँ। अबे तू मेरे होश किस खुशी में ठिकाने लगाएगा? तुझ पर पानी फेंकने का ऑर्डर मुझे अरसम भाई ने दिया था। अब मैं छोटा होने के नाते कैसे बड़े भाई का कहा रद्द कर सकता हूँ? मैस के सोफे के पीछे से निकलकर मैं सूंघे से कहते हुए सारा मलबा अर्जम पर गिरा चुका था। अर्जम भीगे चेहरे के साथ गुस्से से लाल होते हुए खुशमगीन निगाहों से अर्जम को देख रहा था। ये झूठ बोल रहा है सारा इल्जाम अपने ऊपर आते देखकर कोई लड़ हुआ था। शारी तू ही बता, भाई ने कहा था मुझे इस पर पानी फेंकने को। शारी के बराबर में बैठते हुए वो उससे तईदन पूछ रहा था। शारी ने मुस्कुराहट दबाकर अर्जम को देखा था। अरेज का रुख अब शारी की तरफ था। भाई मुझे तो बीच में घसीटो ही नहीं, सच बोलने पर भी दूसरी तरफ से मेरी शामत आनी है। वो अर्जम की घूरती तंबीती निगाहें देख कर कहते हुए वो अपने मोबाइल में झुक गया था। अरेज बैठ जाओ आराम से। कौन सा इन्होंने तुम पर तेजाब फेंक दिया जो तुम यूं इतना गुस्से से उछल रहे हो? हाँ आप तो अपने रिश्तेदारों की साइड लेंगे ना, जब वो मुझ पर तेजाब भी फेंक देंगे ना तो तब भी आप यही कहना है अरे सिर्फ तेजाब ही तो फेंका है। अमेज के खुद को सख्ती से दुपट्टे पर मुंह फैलाकर कहते हुए वापिस ऐसे ही लेट गया था। वैसे बताना रेस, तुझे हुआ क्या है? बड़ा साइको साइको टाइप लग रहा है। इमाद का अंदाज तशवीश सा मगर शरारती सा था। यार मुझे भी वही हो गया है जो तुझे भी है। मुझे भी है, उसने नासमझी से खुद की तरफ इशारा किया। हाँ लेकिन क्या? इमाद ने अब भी नासमझी से पहले सोफे पर साथ बैठे इन तीनों को फिर उसे देखकर पूछा था, जो छत पर नजर टिकाए खोया खोया सा लेटा था। बल्कि वो अर्जुन और शारिक को भी है, और शारिक को तो बहुत ही ज्यादा है, हमें भी है। वो दोनों ही इसकी बात पर चौंके थे। मुझे तो कल से पेट में बहुत मरोड़ सी और एसिडिटी हो रही है, इसलिए मैंने आज डिनर पर भी कुछ नहीं खाया। तबीयत में भोजल पंसा है। अर्जुन पेट पर हाथ रखे नकाहत ज़दा अंदाज में बोल रहा था। अर्जुन भाई आपको यहाँ का माहौल खराब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको कुछ भी फील हो जल्दी से वॉशरूम चले जाइएगा। नाक को उंगलियों की चुटकी से पकड़कर वो संजीदगी से मगर हंसते हुए बोला था। जहाँ इमाद की बात पर शारिक के साथ उमैस ने अपनी हंसी जब्त की थी, वहीं अर्जुन ने उसे घूरा था। यार तुम लोग समझ नहीं रहे, कैसे बताऊं? शारिक तो बताना इन्हें। तू ही एक वाइस शख्स है जो मेरी बात जरूर समझेगा, क्योंकि वो तुझे सबसे ज्यादा वही मुझे हुआ है। उसे तो सबसे ज्यादा मिट्टी के दौरे पड़ते हैं, क्या तुझे भी पड़ने लगे हैं? इमाद पुरसोच अंदाज में बोला। अंदाज इस्तफामिया था। अजम भाई इससे पहले इसकी ये बीमारी बढ़े आप जल्दी से अपना जूता इसे सुंघा दीजिए, आपके जूते से इसको ज्यादा शिफा मिलेगी। इमाद मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, शारिक कड़े अंदाज में इस्तफसार कर रहा था। वो उसके करीब ना बैठे होने से शारिक ने अपनी जगह से इमाद पर कुशन से वार किया था। अरे तुम क्या बुलबुले वाली मोमो बन गए हो? सीधे तरीके से बोलो, क्या हो गया है तुम्हें? उमैस उसकी वो से आकर झंझलाकर बोल उठा था। भाई मुझे मोहब्बत हो गई है। वो इन तीनों को घूर कर उमैस से मुखातिब था, जो जनाती हंसी हंस रहे थे। बता कैसे पता चला कि तुझे मोहब्बत हो गई है? शारिक ने इस्तफसार किया। वो ऐसे के देख, वो पुरजोश से उठ बैठा था। हालांकि मुझे शेर व शायरी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब से मुझे मोहब्बत हुई है खुद ब खुद मुझे पर उन तहरीरों का नजूल होने लगा है। लफ्ज आंखों के सामने खुद आकर बनने लगते हैं। उसे सोचना अच्छा लगने लगा है। वो मेरे हर ख्याल पर हावी होने लगी है। उसके बिना अपना आप अधूरा सा महसूस होता है। उसका हर वक्त मेरा हवासों पर छाया रहना, हर वक्त मेरा ध्यान उसकी तरफ लगे रहना, और जब भी मैं उसे सोचता हूँ मैं नहीं वो हो जाता हूँ। आंखें बंद की इंतहाई जज्ब के आलिम वो अपनी जज्बाती कैफियत से उन्हें आगाह कर रहा था। अबे पागल आदमी, इशारे करने से किसी का खुद पर हावी होने से तुझे ये मोहब्बत होना लगती है? इमाद उसे झिड़कते हुए उसकी बातों को मजाक में ले गया था। हाँ तो मुझे तो यही मोहब्बत लगी, शायद इसी एहसास को मोहब्बत कहते हैं। वो आंखें खोले उसे देखकर इंतहाई तप कर बोला था। और ना ही आज तक मेरा ऐसा एहसास से पाला पड़ा है। इट्स फर्स्ट टाइम। भाई साहब आप हर वक्त आके गोला पर क्यों बैठे रहते हैं? इमाद ने उसे गुस्से में देखकर लुकमा दिया था। लगता है मामला काफी गमगीन है। अच्छा बता कौन है? शारिक इश्तियाक ज़दा सा आगे होकर बैठते हुए पूछ रहा था। तूबा वजदान इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या अल्लाह तुझ महरूम की मगफिरत फरमाए। क्यों अबे ऐसे क्यों बोल रहा है? शारिक के साथ उमैस के अलावा इन दोनों को दुआ के अंदाज में मुंह पर हाथ फेरते हुए गमगीन ज़दा से अंदाज लिए अरेज ने अचंबे से पूछा था। अगर तूबा को पता चल गया ना इस सब के बारे में, वो तुझे मौत के घाट में उतार देगी और हमें तेरी लाश का पता भी नहीं लगने देगी। इसलिए हमने तेरे लिए एडवांस में दुआ कर ली। अर्जुन के हंस कर बोलने पर इमाद शारिक ने भी हाँ में हाँ मिलाई थी, और उमैस को उनकी बातों से
सर दर्द होता हुआ महसूस हो रहा था। ये सब किस तरह की बातें कर रहे थे? वो चारों जब साथ बैठे थे ऐसे ही उधर मचाते और सर फिरी बातें करते थे। वैसे तुझे वो लड़ाका क्यों ही मिली थी मोहब्बत करने के लिए? शारिक बोला, वो मेरी स्टूडेंट रह चुकी है, मुझे पता है कैसी वो पूरी यूनी में अपने नाम का खौफो हिरास फैला कर रखती है। शारिक, इस तरह मैं भी तुझसे पूछ सकता हूँ, तुझे वही मलका जज्बात मिली थी जो अगर इससे बात करते हुए जरा सा भी तेज लहजा इस्तेमाल कर लो तो मोहतरमा की आंखें भीग जाती हैं? और तुझे पता है मैस भाई तो उससे बहुत ही कम बात करते हैं। वैसे माशाल्लाह से भाई की आवाज ही इतनी रोकदार है, अगर वो नॉर्मल भी बात कर रहे हो तो ऐसा लगता है वो डांट रहे हैं। और मिनहल तो उनसे बात करते हुए काम कर रोने लगती है। इमाद हंसते हुए बोल रहा था। शारी को भी ना चाहते हुए हंसी आ गई थी। बातें करते हुए उसकी मतलाशी मुस्तरिब सी नजरें कितनी बार उसकी एक झलक देखने के लिए इधर उधर उठी थी, कभी लाउंज के दरवाजे पर तो कभी ऊपर कॉरिडोर की रेलिंग जहां कमरे थे, शायद वो वहां खड़ी हुई हो, लेकिन वो उसे कहीं नजर ही नहीं आई थी। और उसने नोट किया था वो ना ही डिनर पर आई थी। फिर उसने शुक्र किया था, शुक्र था कि वो उसके सामने नहीं आई। अगर वो उसके सामने होती तो उसे प्लान के मुताबिक उसे इग्नोर करना पड़ता, और मिनहल को इग्नोर करना उसके लिए कितना मुश्किल था वो ये बात खुद ही जानता था, क्योंकि वो नजरअंदाज करने लाई तो बिल्कुल नहीं थी, खास कर उसके लिए। वो कमरे में बंद जरूर थी, लेकिन उसे बाहर से सबके बोलने की हंसी मजाक की आवाजें सुनाई दे रही थी। शायद डिनर किया जा चुका था, अब सब अपनी अपनी बातों में मशगूल थे। उसे नीचे लाउंज में बैठे अपने दुश्मन जहाँ को देखने की ख्वाहिश दिल में मचली थी। वो कब से उसे देखने की ख्वाहिश को दिल में दबा कर खुद को रोक नहीं पा रही थी। दिल बेकरार हो रहा था बस उसकी एक झलक देखने के लिए, खुद ही अपने ऐहद की खिलाफी करते हुए कि वो आज और उसका दीदार नहीं करेगी। वो कमरे से निकलकर रेलिंग के पास खड़ी हो गई थी जहां से लाउंज साफ दिखता था। नजरें सीधी उस पर उठते हुए ही दिल एक बार सब धड़क उठा था। वो हंस हंस कर न जाने सबसे क्या बातें कर रहा था। उसकी हंसी में जैसे एक सुकून सा था। इतनी खूबसूरत हंसी, वो बिना पलके झपकाए यकटक उसे ही देख रही थी। जब भी वो उसे देखती थी होश खो बैठती थी। क्यों बात बात पर मुस्कुराते हो? जान लेने के तरीके और भी तो होते हैं। सबसे बातें करते करते एक लम्हे के लिए उसे खुद पर मुसलसल किसी नजरों का इर्तिकाज महसूस किया था। वो समझ गया था कि वो किसकी नजरों के हिसार में है। उसकी एक झलक देखने के लिए प्यासी तो उसकी आंखें भी थी, लेकिन उसने ऊपर रेलिंग की तरफ नहीं देखा था जहां वो खड़ी हुई थी। अनजान बनते हुए वो फिर से हंस हंसकर बातों में लग गया था। ये सारी हंसी फरेब है जाना, तुमने छोड़ा ही कहाँ था हंसने जैसा। मिनल इस लम्हा खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। जब दिल उसे देखने सुनने और बात करने की ख्वाहिश करता था वो मुयसर नहीं होता था, लेकिन आज तो वो उसके सामने मौजूद था और वो उससे बात करने के लिए तरस रही थी, लेकिन बात तो दूर की बात वो उसे मुखातिब भी नहीं कर सकती थी। उमैस भाई, मैंने कराची के सारे हाल क्लब होटल के भाई की शादी के वेन्यू के तौर पर सर्च करके देख लिए हैं। कहीं भी कोविड की वजह से 400 से ज्यादा मेहमान मदू नहीं कर सकते, और बाबा तो भाई की शादी पर आधा शहर बुलाने का सोच पर बैठे हैं। इसमें परेशानी की क्या बात है? एक दोस्त है मेरा जो बहुत ही अच्छा वेडिंग प्लानर है। हम अरजम और ईशर के सारे फंक्शन का सेटअप बाय लॉन में भी कर सकते हैं कि होगा, मेहमान भी आराम से आ जाएंगे। दिल मामू का जितना दिल चाहे मेहमान बुला सकते हैं। मैस भाई मैं सब अरेंज करवा दूंगा, इमारत के कहने पर शारिक ने कहा था, लेकिन बारात का वेन्यू थोड़ा दूर होना चाहिए ताकि नाच कर और भंगड़े डालकर बारात ले जाने में मजा तो आए। ठीक है, तो मैं बारात का अरेंज फार्म हाउस में करवा, जितना दिल चाहे नाच और भंगड़े डालकर अजम की बारात ले जाना। ओके डन। ये वेन्यू का सबसे बड़ा बोझ था जो शारिक ने उतार दिया। शुक्रिया शारिक, को मैच बहुत मशहूर था। भाई शुक्रिया बोलकर आपने गैर कर दिया, और ये मेरे जिगरी यार की शादी है, इतना तो हक बनता है मेरा। शारिक शुरू में बरा मानकर आखिर में मुस्कुरा कर बोला था। वो चारों खातन की बैठक से निकलकर लाउंज में आ गई थी जहां ये सब बैठे हुए थे। हाय हाय, ये क्या हाल बना रखा है तुम लोगों ने यहाँ का? लाउंज का हाल देखकर राबिया की चीख निकल पड़ी थी। सारे सोफे पर रखे कुशन सेंटर टेबल के मैट कारपेट पर सलामी बख्श रहे थे, और अब वहीं कारपेट पर गोद में लैपटॉप रखे अरेस के साथ बैठा उस मरजम की शादी के लिए वेन्यू डिसाइड कर रहा था। प्रीशा, ईशल और रूरा भी उन्हीं के साथ नीचे कारपेट बैठ गई थी। तुम लोग समेटो ये सब जल्दी से। राबिया ने हुक्म सादिर किया था। भाभी ये सब हमने नहीं, अरेज ने किया है। यही सबको कुशन खींच खींच कर मार रहा था। इमारत के कहने पर अजम और शारिक ने भी हाँ में हाँ मिलाई थी। अबे झूठ क्यों बोल रहे हो तुम लोग? भाभी ये सब मैंने अकेले नहीं किया, ये सब भी शामिल है। अरेज ने इन सबको घूर कर मुंह बसौर कर तस्वीर की थी।